जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने दिनों बाद भी और बहुत सारे लोग बहुत बेसब्री से इस लेक्चर्स का इंतजार कर रहे थे। हमारे एनएलपी की जो सीरीज शुरू हुई थी उसके तकरीबन हमारे 3 लेक्चर्स हुए थे, लेकिन एक लेक्चर्स को हम लोगों ने रिपीट किया था और 2 पार्ट उसके हुए थे और कुछ पार्ट्स उसके एनएलपी के अभी तक बाकी थे, जो कि ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और हम लोग जिस मुकाम पर अभी खड़े हैं, मैं जो नए लोग यहाँ पर जुड़े उनको बता दूं कि हम जो ये सिलसिला है, ये करियर काउंसलिंग कोर्स चल रहा है जो ऑनलाइन मेरे जरिए चलता है, जिसके जरिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी के अंदर नए करियर काउंसलर को डेवलप किया जाए। इसकी शुरुआत हम लोगों ने जनवरी की 15 तारीख को किया और अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने का कोर्स फुल फ्लैश हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो कि वीकेंड पर होता था, हर सैटरडे और संडे को 9 बजे, जिसमें हम लोग कोशिश करते थे कि नए टीचर्स जो कि एडेड स्कूल्स के अंदर पढ़ाते हैं, अनएडेड स्कूल्स में पढ़ाते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी का एक बेशतर बड़ा तबका है और एक उनके पास में बच्चे हैं, स्टूडेंट है, जिनको वो अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं और वो डिपेंड ना रहे हमारे जैसे कुछ बड़े करियर काउंसलर पर या जो बंबई पुणे जैसे शहरों के अंदर होते हैं। अपनी स्कूल में अपने बच्चों को अपने लेवल के ऊपर वो करियर गाइडेंस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन लगती है, जो भी नॉलेज लगता है, उसके लिए वो कॉम्पिटेंट बन जाए और वो अपने लेवल पर बेहतरीन करियर काउंसलिंग की कोशिश करे। इसीलिए हमारे कोर्स के अंदर कम से कम 13 से 14 लोग जुड़े थे और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ एक महीने से हमारे लेक्चर्स हो नहीं पाए। मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ और अपने पर्सनल कुछ वजूहात की वजह से मैं लेक्चर को कंडक्ट नहीं कर पाया। अब इस जो पर्टिकुलर कोर्स को हम लोगों ने 3 मॉड्यूल में डिवाइड किए थे। पहला मॉड्यूल था इंफॉर्मेशन और नॉलेज बेस, जिसके अंदर हम लोगों ने कोशिश किया कि डिफरेंट करियर की अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग करियर के जो हमारे सेगमेंट होते हैं, अलग अलग फील्ड्स होती है, उनमें करियर के अलग अलग ऑप्शंस कौन से होते हैं, हमने इसके ऊपर तकरीबन 10 से 15 लेक्चर्स कंडक्ट करने की कोशिश किए। उसके बाद में हम लोगों ने सेकेंड फेज पर आए हैं हम लोग, क्योंकि पहले करियर काउंसलर को पता होना चाहिए कि कौन कौन से फील्ड्स मार्केट में है, उनके कौन कौन से स्कोप है, फील्ड के ऑप्शंस कौन कौन से। सेकेंड पैरामीटर होता है या सेकेंड फेज होता है करियर काउंसलर को बच्चों को असेस करना, बच्चों को समझना और समझने के बाद उनको रिकमेंडेशन करना। तो सब समझने के लिए हम लोगों ने एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल थेरीज कौन कौन सी होती है, कैसे बच्चों के डिसीजंस चेंज होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है और इन टेस्ट को कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये हम लोगों ने देखा। कौन सी साइकोलॉजिकल थेरीज इंपॉर्टेंस होती है बीइंग अ करियर काउंसलर, या हमको उसका इल्म होना चाहिए, इनके ऊपर हमने फोकस किया। और थर्ड फेज जो हमारा शुरू हुआ था कि रिकमेंडेशन के ऊपर, अब हम लोग किस तरीके से रिकमेंड करेंगे या किस तरीके से हम लोग अगर करियर काउंसलिंग के सेशंस कंडक्ट करना है या करियर काउंसलर के रूप में हमको काम करना है, तो किस तरीके से हम लोग काम करेंगे और किस तरीके से रिकमेंड करेंगे, चाहे वो मजमे के अंदर हो या इंडिविजुअल काउंसलिंग में हो। तो हम लोग अभी लास्ट फेज में चल रहे हैं, जिसकी कड़ी हम लोगों ने शुरू किए थे कुछ दिनों पहले एनएलपी के जरिए। एनएलपी का पार्ट मैंने इसके अंदर इनकलकेट किया था, इसलिए कि मेरा ऐसा मानना है कि एनएलपी जो है वो हर एक काउंसलर को आनी चाहिए, हर एक ट्रेनर को आनी चाहिए, हर एक टीचर को आनी चाहिए। इसलिए इसलिए नहीं कि ये बहुत ही नया चीज है, इसीलिए कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग एनएलपी का इस्तेमाल करते हैं और चूंकि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम एनएलपी के जरिए हम हमारी टीचिंग के अंदर ही बहुत सारा काम कर रहे हैं या बहुत सारी कामयाबी हमने भी हासिल की है, लेकिन हमको खुद को पता नहीं होता है कि एनएलपी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, इसीलिए इसीलिए हम लोगों ने ये कोशिश किया था कि एनएलपी को भी हम लोग इस कोर्स का हिस्सा बनाएं और कोर्स का हिस्सा बनाने के बाद में हमारे जो ट्रेनर्स है वो जब सोसाइटी में काम करे तो वो सारे नॉलेज के साथ में, सारे कॉम्पिटेंसी के साथ में, सारे एक्सपर्टाइज के साथ में इस कम्युनिटी के बच्चों को गाइड करे, उनकी करियर काउंसलिंग करे। ओके ओके, इसके लिए अब जो थर्ड फेज में हम लोगों ने शुरू किया कि थर्ड फेज में जो सबसे अहम पहलू था हमारा जो एनएलपी था। अब एनएलपी के बाद में हमारे पेरेंटिंग के कुछ सेशंस भी लेना है कि अगर हमको पेरेंट्स से बात करनी है या करियर के अंदर पेरेंट्स का किस तरीके से रोल हो सकता है, उस पेरेंटिंग के ऊपर कुछ सेशंस होंगे हमारे और एनएलपी के ऊपर कुछ सेशंस होंगे। और फिर हम लोग कुछ डेमो
डेमो सेशंस लेंगे इंडिविजुअल काउंसलिंग के, किस तरीके से अगर हम लोग को इस स्टार्टिंग करनी है वो, या कुछ आपको अपने लेवल के ऊपर अपने स्कूल्स में कॉलेज में ऐसे कुछ सेशंस लेने होंगे, तब जाके हमारा एक कोर्स जो है वो मुकम्मल खत्म होगा। और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरीके से आगे भी हम लोग इसका सिलसिला जारी रखेंगे। और चंद तकरीबन अब कितने लेक्चर्स जाते हैं ये बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छी तरीके से एक फिनिशिंग टच देके हम लोग इसको खत्म करेंगे और बहैसियत करियर काउंसलर काम करना शुरू करेंगे। खैर, ये तो खैर एक इंट्रोडक्शन था। हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके सामने? जी सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हेलो? यस सर, दिख रहा है सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है, मेरा वीडियो भी दिख रहा है? यस यस यस, प्रॉपरली दिख रहा है जी। खैर, अगर बीच में अगर मैं इंटरप्ट होता हूँ तो आप मुझे, या आप मेरी आवाज थोड़ी ब्रेक होती है या आपको नहीं आती है, तो बराए मेहरबानी आप थोड़ी देर वेट कीजिए और मुझे इन्फॉर्म कीजिए। खैर, तो आज का जो सेशंस, खास तौर पे अभी तक जो एनएलपी के ऊपर हम लोगों ने सेशंस लिए, और एनएलपी के जो दो बड़े सेशंस हमारे थे, एक ये कि किस तरीके से बीइंग अ ट्रेनर हमको एनएलपी आनी चाहिए, और एनएलपी एक्चुअल में होती क्या है, और एनएलपी का किस तरीके से एप्लीकेशन है बहुत ही बड़ी बड़ी फील्ड के अंदर, जो कि आज के जमाने में जितनी भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री काम कर रही है, टीचिंग इंडस्ट्री काम कर रही है, या बिजनेस इंडस्ट्री काम कर रही है, वहां पर एनएलपी का इस्तेमाल हो रहा है। हमारा पहला लेक्चर जो एनएलपी के ऊपर था, वो खास तौर पर इसी बात के ऊपर रोशनी डालता था कि एनएलपी के इंपॉर्टेंस को हम लोग समझे, और एनएलपी का एक मोटे मोटे अल्फाजों के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेनेशन किया था कि एनएलपी क्या है, एनएलपी किस तरीके से काम करती है, और एनएलपी का जानना हमारे लिए बहैसियत पेरेंट, बहैसियत टीचर और बहैसियत मैनेजर या लीडर कितना जरूरी हो जाता है। क्योंकि मैंने इसकी एग्जांपल जब आपको दिया था और तभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एनएलपी सिर्फ और सिर्फ मैनेजर या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं इस्तेमाल होती है एनएलपी। तो एनएलपी को अगर जब मैंने बारीकी से पढ़ा और एनएलपी जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एनएलपी जो कॉपी की गई है सीरतुन नबी से, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का भी अगर मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि एनएलपी के बहुत सारे मॉड्यूल्स जो है वो वहां से सीरतुन नबी से कॉपी किए गए। किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे लोगों को कन्विंस करने के लिए, उनके अल्फाजों का इस्तेमाल, उनकी मोडालिटी का इस्तेमाल, उनका मिरर एंड मैचिंग का इस्तेमाल, तो ये सारे मॉड्यूल्स लगभग लगभग जो है एनएलपी के वो सीरतुन नबी से ही लिए गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एनएलपी या हम साइकोलॉजी में इतने महारत नहीं रखते हैं, इसीलिए 1986 तक ये इल्म हाइड किया हुआ था, रुका हुआ था। 1986 में किसी गोरे ने इसकी इजाद की, इसकी डिस्कवरी की और इसको एनएलपी का नाम दे दिया। अगर हो सकता है कि हम में से कोई अगर इसको इजाद करता या डिस्कवर करता, इजाद तो नहीं कहेंगे सॉरी, डिस्कवर करता, क्योंकि इजाद नई चीज का होता है और डिस्कवर वो चीज जो ऑलरेडी होती है जिसको हम सिर्फ वापस से डिस्कवर करते हैं। तो डिस्कवरी इसकी हो सकता है कि हमसे हो जाती, लेकिन अफसोस 1986 में रिचर्ड बैंडलर ने और जॉन ग्रिंडर ने इसकी बुनियाद रखी और इसके सारे मॉडल्स को लोगों के सामने पेश किया। कैसे पेश किया कि उनका ये मानना था कि भाई क्यों दुनिया के अंदर चंद लोग ही तरक्की कर रहे हैं, क्यों चंद टीचर ही अच्छे होते हैं, क्यों चंद प्रोफेसर का ही समझाना लोगों को समझ में आता है, क्यों चंद बिजनेसमैन ही करोड़पति है, बाकी सब लोग जो है वो कुछ लाख भी नहीं कमा पा रहे हैं, क्यों चंद साइकोलॉजिस्ट ही चलते हैं, क्यों चंद डॉक्टर ही फेमस होते हैं। इन सारी बातों को देखकर रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट था और एक लिंग्विस्टिक का प्रोफेसर था, मतलब इंग्लिश का प्रोफेसर था, वो लोगों ने तय किया कि क्यों ना हम लोग ऐसे लोगों के ऊपर रिसर्च करें
कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनके पास जाने के बाद पेशेंट हील हो जाता है, उनसे बात करने के बाद पेशेंट हील हो जाता है, उनसे डील करने के बाद में कस्टमर जो सेटिस्फाइड हो जाता है, या कस्टमर उनसे बिजनेस करना चाहता है, दूसरों से बिजनेस नहीं करना चाहता है। ये सारी बातों को उन्होंने क्या किया, उनकी सारी मेथोडोलॉजी को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद में एनएलपी के अलग अलग मॉड्यूल्स को दुनिया के सामने पेश किया। क्यों? अगर हम लोग ये मॉड्यूल्स को हमारी पर्सनैलिटी में इन्वाइव कर लेते हैं तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। जो कि हमारा जो एक्चुअल में जो रिलीजन है वो भी इसी बेस पर काम करता है कि हमको वक्तन फोक्तन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्ल के अंदर या फिर दिगर नबियों की शक्ल में जो है हमको मॉडल पेश किए गए, हमको मॉडल पेश किए गए कि जिंदगी गुजारने का तरीका कैसा होता है, वैसे मैसेंजर्स और प्रोफेट भेजे गए ताकि उनको देखकर उनको कॉपी करके हम जिंदगी जीने का तरीका सीख ले। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अगर आप देखेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारीकियों से हर पहलू के अंदर अज़वाजी जिंदगी कैसी होंगी, समाजी जिंदगी कैसी होंगी, पर्सनल लाइफ कैसी होंगी, बिजनेस की लाइफ कैसी होंगी, इसकी एग्जाम्पल सेट कर दी। अगर हमको कोई डिफिकल्टीज आ रही है तो हम लोग उसके औराक को पलट कर वहां से गाइडेंस ले सकते हैं। सिमिलरली उसी तरीके की उसी के बेस बनाते हुए एनएलपी वाले ने भी क्या किया कि जो लोग कामयाब रह चुके हैं, जैसा कि आप ससम की आप बात ले ले तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिनसे लोग मुतासिर हुए वैसी पर्सनालिटी आप सल्लम की थी। तो वैसी पर्सनालिटी के साथ साथ दुनिया के अंदर लोग उसने क्या किया कि दुनिया में जो अलग अलग बिजनेसमैन है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है, इनके अंदर कौन सी खुसूसियात पाई जाती है, तो लगभग लगभग उसने देखा कि वही खुसूसियात थी। तो उनको उसने एक साइंस की शक्ल में हमारे सामने पेश किया जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे एनएलपी के तीसरे लेक्चर के ऊपर। इसके 2 लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर जो नए लोग हैं उनको थोड़ा बहुत बताना जरूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा ये वक्त आपके लिया और तमीद भानने के अंदर थोड़ा इसको एक्सटेंड किया। आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है, हम लोग ने पहला लेक्चर एनएलपी का ब्रॉड इंट्रोडक्शन देखे, उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने देखे कि किस तरीके से रेपो बिल्ड की जाती है एनएलपी में। और एक चीज हमने देखे थे कि एनएलपी इज नथिंग बट कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एनएलपी इज सिंपली अ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने की बेहतरीन जो कला होती है उसका नाम है एनएलपी। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में न्यूरो लिंग्विस्टिक का जिक्र क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक सिंपल वर्ड में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि एनएलपी इज नथिंग बट अ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी कहा था कि कम्युनिकेशन कैसे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस है। 95% of your professional growth is depend upon your communication. If you have a excellent communication, आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है 95% उसके ऊपर डिपेंड होती है कि आप किस तरीके से बात करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज आना, या कम्युनिकेशन का लैंग्वेज मतलब सिर्फ बोल देना, बातचीत कर लेना नहीं है। वो गेस्चर भी हो सकता है, बिहेवियर भी हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है। तो इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में पिछले 2 लेक्चर्स में समझने की कोशिश किया, और सेकेंड लेक्चर में हमने समझने की कोशिश किया कि एनएलपी का जो फर्स्ट मॉड्यूल था कि एनएलपी में मिरर एंड मिररिंग क्या होती है, और उसको समझने की कोशिश की हम लोगों ने, और मिररिंग का इस्तेमाल रैपो बिल्डिंग के लिए कैसे किया जाता है। ओके, वो समझने के लिए हम लोगों ने ये अलग अलग एग्जांपल्स लिए और समझा कि किस तरीके से कम्युनिकेशन से जो पहले रेपो बिल्ड होता है वो रेपो बिल्ड होना कितना जरूरी है, और उसको कैसे बिल्ड किया जाए, रेपो को कैसे बनाया जाए, वो देखा था। आज के इस लेक्चर के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनएलपी मोडालिटी। मोडालिटी से मेरी मुराद ये है कि रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम, कैसे इंसान अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली अगर मैं सवाल पूछूं आप लोगों से, क्या आप मुझे कोई बता सकता है कि इंसान अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है? आप इससे क्या समझते हैं? इंसान को मोडालिटी का मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कम्युनिकेशन
जी, कम्युनिकेशन के जरिए के मैं बता सकता हूँ कि भाई यास्मीन मैम का जो बोलने का लहजा है, या जो उनका बोलने का जो स्टाइल है, या जो उनके बोलने के जो वोकेबलरी है, वो इस तरीके की है। तो ये यास्मीन मैम का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हुआ। और किस तरीके से? So without communication by body language. एग्जैक्टली, बॉडी लैंग्वेज के जरिए, गेस्चर के जरिए, या फिर हमारे कपड़ों के जरिए, हमारे लुक के जरिए। अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। या अपने आप सिंपल वर्ड में कहेंगे, आपको कपड़ों के जरिए हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मेकअप के जरिए अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, या हमारे चेहरा, जिस तरीके से लोग मर्द लोगों में चेहरा बनाया जाता है, दाढ़ी रखी जाती है, किसी को क्लीन शेव होता है, कोई कोई दाढ़ी होती है, किसी को फ्रेंच कट होता है, किसी को मूंछ होती है, किसी को मूंछ नहीं होती है, औरतें कोई स्कार्फ पहनती है, कोई स्कार्फ के बगैर होती है, या फिर किसी का और कोई अलग तरीके का मेकअप होता है। तो हर इंसान जो क्या चाहता है कि हर इंसान का एक प्रिफर्ड मोड होता है, वो प्रिफर्ड मोड जो होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी को भड़कदार कपड़े पहनना पसंद होते हैं, तो किसी को जो है वो नॉर्मल कपड़े पहनना पसंद होते हैं, किसी को सस्ते कपड़े पहनना पसंद होते हैं, तो किसी को महंगे कपड़े पहनना पसंद होते हैं। तो ये ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसी को मोडालिटी कहते हैं, कि इंसान किस तरीके से अपने लिए प्रेफर करता है, चाहे वो पहनना हो, ओढ़ना हो। अब यहां पर मेरी मुराद जो है एनएलपी से है, और एनएलपी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो आपके कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर मेरी मुराद ये कपड़ों से नहीं है, मेरी मुराद आपके गेस्चर से नहीं है, सॉरी गेस्चर नहीं, मेरी मुराद आपके लुक से नहीं है, मेरी मुराद है सिर्फ और सिर्फ आपके कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन में जो जो चीज इस्तेमाल होती है, उन सारी चीजों को आप किस तरीके से समझेंगे। और हम इस लेक्चर के अंदर ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम बहैसियत ट्रेनर और टीचर मोडालिटी को किस तरीके से अच्छे से समझकर हमारी जो टीचिंग है, या हमारी जो ट्रेनिंग है, या हमारे जो सेशंस है, उसको फ्रूटफुल बनाएंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं और थोड़ा रिवाइज कर दूं कि एनएलपी का डेफिनेशन क्या है। और एनएलपी को लास्ट टाइम जो हमने समझे थे, एनएलपी का जैसे मैंने एब्रिविएशन आपको कहा था, एनएलपी इज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। न्यूरो का मतलब होता है आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं, या फिर आप जिस बात को, इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है वो 5 सेंसेस से आती है। लोग 5 सेंसेस कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेंसेस इससे ज्यादा भी होते हैं। यानी सपोज मैं जिस तरीके से खड़े रह रहा हूं, मुझे इम्बैलेंस लग रहा है, तो ये सेंस ऑफ बैलेंस है। इस तरीके से लोग कहते हैं कि सेंसेस जो है वो 50 और तरीके की भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो 5 सेंसेस जो हमारे पास में होते हैं, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। तो बेसिकली जो 5 इनपुट्स होते हैं, जिसके जरिए इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो है हमारे दिमाग में जाता है, और दिमाग में जाने के बाद में वो चीज जो है वो कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होती है। यानी जनरली जो कम्युनिकेशन होता है, आप इसको अगर आसानी वर्ड में समझेंगे, तो कम्युनिकेशन का जो असल मकसद है वो है रिस्पॉन्स। कि हम लोग अगर किसी से बात कर रहे हैं और हमको अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मतलब हमको कम्युनिकेशन नहीं आता है। या हम लोग किसी से डील कर रहे हैं और वो डील नहीं हो रही है, इट मींस दैट हमको कम्युनिकेशन नहीं आता है। या हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग में भी क्या है, वी नीड सम स्पेशल काइंड ऑफ फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट, उसके रिजल्ट की शक्ल में, उसके इम्प्रूवमेंट की शक्ल में, उसके पर्सनैलिटी में जो चेंजेस लाना है उसकी शक्ल में। तो अगर वो नहीं आ रहे, तो मैं ये समझ लेता हूं कि मुझको कम्युनिकेशन नहीं आता। ओके, इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि रियल में कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो मैं आपको एनएलपी की जो डेफिनेशन बताऊं कि एनएलपी जनरली क्या करता है, ये एक स्ट्रेटेजी देता है आपको, ताकि आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाए। बेसिकली एनएलपी का जो मोटिव है सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट करने लग जाए। और कम्युनिकेट का मतलब सिर्फ आपकी लैंग्वेज का सही से इस्तेमाल करना नहीं,
आपके गेस्चर का सही से इस्तेमाल करना, फेशियल एक्सप्रेशन का सही से इस्तेमाल करना, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, और खास जो बात है, आपको उस तरीके का रिस्पॉन्स जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स आपको दिलवाना, ये एनएलपी का खास मकसद है। इसके लिए एनएलपी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आपके सामने पेश करता है, ताकि वो स्ट्रेटेजीज को आप अपनाओ और एनएलपी के जरिए आप अपने आप को इंप्रूव करो। इसलिए एनएलपी को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल अप्रोचेस, यानी दुनिया में जितने अप्रोचेस है उसका सबका बाप जो कहलाता है वो एनएलपी कहलाता है, क्योंकि एनएलपी आपकी कम्युनिकेशन को एक लेवल तक के इंप्रूव कर देता है कि आपकी बात सुनी जाती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी कहा था एक कि क्यों भाई मुनव्वर जमा साहब के लाखों फैन हैं और कोई छोटे स्पीकर के नहीं है, क्यों लोग एक पर्टिकुलर स्पीकर को, संदीप माहेश्वरी को इतना पसंद करते हैं, क्यों लोग विवेक बिंद्रा को इतना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वो स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के जरिए, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर कितने लेवल तक इमोशन चाहिए। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में बात कर रहे हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आप कितने लेवल तक अहादीस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने लेवल तक आप दीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने लेवल तक आप अल्लाह और रसूल का जिक्र करते हैं, उससे कितने इमोशनल, प्लीज कितने लेवल तक इमोशन, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, अदरवाइज मेरे को बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है कंडक्ट करने में। बराए मेहरबानी आप इस बात का ख्याल रखें कि अपना माइक जो है वो अनम्यूट ना हो, क्योंकि एक थोड़ा रिदम चला जाता है, और ऑनलाइन सेशन है तो ऑनलाइन सेशन के अंदर एकाग्रता और कंसंट्रेशन मेंटेन करना पार्टिसिपेंट के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि एनएलपी के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो इम्प्रूव करना खास इसलिए कि हम हमारे मकसद के अंदर कामयाब हो जाए। अगर मैं एज अ टीचर काम कर रहा हूँ तो टीचर में मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट मैंने सीखे हैं, जो फैक्ट्स मैंने सीखे हैं, वैसे फैक्ट्स मैं बच्चों तक डिलीवर कर दूं और बच्चे उससे कन्विंस होकर बच्चे भी मेरी तरीके से उतने ही लेवल के एक्सपर्टाइज बन जाए, इसका नाम है कम्युनिकेशन का सक्सेस होना। मैं कोई चीज को बेच रहा हूं तो बेचने के बाद में मेरी चीज जो है वो सामने वाला खरीद ले, दैट इज माई अल्टीमेट गोल। इस तरीके से गोल होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है ये टेक्निक्स, ये स्ट्रेटेजीज हमको प्रोवाइड करती है ताकि हम हमारे कम्युनिकेशन में जो रिस्पॉन्स है और जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है उसको हम लोग उम्मीद कर सके। और इसीलिए टीचिंग में और ट्रेनिंग में एनएलपी का इस्तेमाल होना 100% एक जरूरी चीज हो जाती है। अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो मैं एनएलपी की डेफिनेशन पर था। एनएलपी में जो 3 वर्ड मैं आपके सामने पेश किया, न्यूरो, लिंग्विस्टिक और प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब ये होता है कि जो 5 सेंसेस के जरिए हमारे में इंफॉर्मेशन जा रही है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे, जो इंफॉर्मेशन हमें जाती है वो इंफॉर्मेशन जानने के बाद हमारे उस इंफॉर्मेशन के जरिए हमारे दिमाग में एक न्यूरॉन्स डेवलप हो जाता है। वो न्यूरॉन्स जो होता है वो करोड़ों की फॉर्म में होते हैं, करोड़ों की तादाद में होते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स, डिफरेंट न्यूरॉन्स बनते हैं जिसकी वजह से हम किसी चीज को याद कर सकते हैं या उसके एक न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। अगर मैंने आपको मुंबई में कहीं देखा था, अगर आप मुझे नागपुर में दिखते हैं तो वो न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं और ये दिखाते हैं कि भाई ये इंसान को मैं वहां पर्टिकुलर जगह पे मिला था, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए जाऊंगा कि हम लोग वहां मुलाकात किए थे। तो ये न्यूरॉन होते हैं। अब न्यूरॉन जो काम करते हैं, वो न्यूरॉन जो जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है सेंसेस के जरिए, उनको उनकी एक इंटरनल इमेज बना लेते हैं। और उनकी जो इंटरनल इमेज होती है, वो इंटरनल इमेज जो होती है वो चेंज हो सकती है फिल्टरिंग के जरिए। यानी किसी इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन तक पहुंचने के लिए, न्यूरॉन तक जाने के लिए वो फिल्टरिंग के एक दरवाजे से गुजरती है। यानी सपोज मैंने आपके कान में कहा कि आप अगर मेरे रास्ते पे चलेंगे या आप 16 घंटे पढ़ाई करेंगे तो आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने दिया,
ये जो इंफॉर्मेशन आपके कान में कहा, ये जाने से पहले, आपके न्यूरॉन तक पहुंचने से पहले, या उसका इंटरनल इमेज बनने से पहले, या उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनने से पहले, वो फिल्टरिंग के प्रोसेस से गुजरती है। वो फिल्टरिंग का प्रोसेस क्या होता है कि वो फिल्टरिंग का प्रोसेस हमारे पास के डिसीजंस हो सकते हैं, वो फिल्टरिंग के प्रोसेस हमारे पास की मेमोरी हो सकती है, वो फिल्टरिंग के प्रोसेस में हमारे पास के बिलीफ हो सकते हैं, पास के वैल्यूज हो सकते हैं, पास के लैंग्वेज हो सकती है। इन सबके जरिए अब उसके ये माइंड फिल्टर्स जो होते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन हमारे जहन में जो आई उसको फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद में उसका अगस्त निकालते हैं, यानी उसका एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। यानी मैंने अगर किसी बच्चे को कहा कि आप 16 घंटे पढ़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, अब उसके पुराने वैल्यूज, पुराने बिलीफ, पुराने डिसीजंस, पुरानी मेमोरीज, वो उसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद उसको जनरलाइज कर सकते हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, या उसको डिलीट कर सकते हैं, या उसको एज इट इज रख सकते हैं। एज इट इज करने के बाद में जो मैंने कहा, सपोज मैंने एक्स इंफॉर्मेशन कहा और उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अगर एक्स ही है, तो मैं कहूंगा कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो कहा गया वही बच्चे ने किया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जनरली बच्चा उसको फिल्टर करता है, या हम लोग उसको फिल्टर करते हैं। भाई मेरे मोहल्ले के अंदर 3 बच्चे 5 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, मेरे एरिया के अंदर मैं ऐसे लोगों को देख चुका हूं जो यूपीएससी की तैयारी करने के अंदर बूढ़े हो गए लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये जो बिलीफ और वैल्यूज, जो डिसीजंस और मेमोरीज जो हमारे जहन में बैठी होती है, वो इंफॉर्मेशन को क्या करती है, फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद में एक उसका इंटरनल इमेज बनाती है जिसको इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। और वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस इंफॉर्मेशन का एक एग्जैक्ट उसका रेप्लिका हो सकता है, या उसका डिफरेंट हो सकता है, या उसका पूरा पूरा ही अलग हो सकता है, या उसका कोई पार्ट हो सकता है। अब फिर बच्चा क्या कर सकता है, या तो फिर उस बात को सीरियसली लेगा, या फिर उसको सीरियसली नहीं लेगा, या फिर उसका कुछ हिस्सा सीरियसली लेगा, कुछ हिस्सा सीरियसली नहीं लेगा। और बेस्ड ऑन दैट जो है उस न्यूरॉन के जरिए अब उसको हमारे स्टेट ऑफ माइंड हम अपना डेवलप करते हैं, और उसको लैंग्वेज के जरिए, यानी लिंग्विस्टिक एन मैंने रिप्रेजेंट किया आपको कि न्यूरो क्या करता है। न्यूरॉन या न्यूरो जो वर्ड है, आपकी जो इंफॉर्मेशन लेती है उसका इंटरनल इमेज बनाता है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाता है उसका, और वो होने के बाद में लैंग्वेज के जरिए उसको बाहर डिलीवर करता है, बिहेवियर के फॉर्म में, एटीट्यूड के फॉर्म में, या लैंग्वेज या वर्ड के फॉर्म में, या गेस्चर की फॉर्म में। अगर मैंने किसी के कान में कुछ बात इस तरीके की कहा कि 16 घंटे पढ़ाई करने से कामयाबी हो सकती है, तो वो अपने एटीट्यूड से मुझे दिखा देगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव रहा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने मेरी बात को सीरियसली लिया, या फिर उसके एटीट्यूड से, उसके बिहेवियर से समझ में आ जाएगा कि उसने मेरी बात को कितना सीरियसली लिया, या उसने उसको इग्नोर किया, या डिस्टॉर्ट किया, या जनरलाइज कर। क्लियर? इस तरीके से अब जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको कहा कि जो इंटरनली रिप्रेजेंट हुआ उसको बाहर रिस्पॉन्स देना, यानी जो इंफॉर्मेशन मुझको मिली तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वही वो रिस्पॉन्स होगा। तो वो उसको बिहेवियर के जरिए या लैंग्वेज के जरिए, इसीलिए लिंग्विस्टिक का वर्ड इस्तेमाल हुआ है न्यूरो के जरिए। और जो बीच में जो इस्तेमाल हुआ है थर्ड वर्ड, वो है प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग। तो ये प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि एनएलपी क्या कहता है, एनएलपी ये कहता है कि जो इंफॉर्मेशन आप तक जाएगी और जो इंफॉर्मेशन आपके न्यूरॉन तक पहुंचने से पहले जो फिल्टर होंगी, हम उस फिल्टर को जो है वहां पर हम लोग नया फिल्टर लगा देंगे, आपके बिलीफ को चेंज कर देंगे, आपके डिसीजन को चेंज कर देंगे, और जो डिजायर्ड बिलीफ, डिजायर्ड डिसीजन, डिजायर्ड मेमोरी होंगी उन्हीं को रखेंगे, और इंटरनल रिप्रेजेंट साफ और शफाफ रखेंगे, जो अच्छी बातों को अच्छा समझे, बुरी बातों को बुरा समझे, और इसको बीच में सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करेंगे, यानी जैसा चीज सामने वाले को रिक्वायरमेंट होंगी उस हिसाब से अपने आप की प्रोग्रामिंग करेंगे, और हमारे न्यूरॉन्स और हमारी लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन के साथ में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, तो ऐसे करेंगे जैसे हमको करना चाहिए। उसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। क्लियर हुआ? जी सर, जी। जज़ाकल्लाह। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन क्लियर हुआ? जज़ाकल्लाह। यस सर।
जी। अब हम लोग आगे जाते हैं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब जनरली ये है कि हम लोग को क्या करना है, हमको अपने आप को सिंक्रोनाइज करना है। देखो जनरली क्या होता है कि बीइंग अ ट्रेनर हम लोग क्या समझते हैं कि मैं दुनिया का तोप हूँ। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, या दुनिया का सारा इल्म मेरे पास ही है। ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है। दुनिया के अंदर बेशुमार टीचर्स है, बेशुमार अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट है, तो ये तकब्बुर की निशानी होती है। एनएलपी के जरिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग सामने वाले के हिसाब से अपने आप को सिंक्रोनाइज करें, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी करे, हमारे न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग ऐसी करे कि जैसे जैसे सामने वाला चेंज हो रहा है, जैसे सामने वाले की कैफियत चेंज हो रही है, तो हमारे कम्युनिकेशन भी इस तरीके से हो कि हम उसको सेटिस्फाइड करें। उसको सेटिस्फाइड करना मतलब हमारे जो कम्युनिकेशन का जो रियल ऑब्जेक्ट है, जो वहां से हमको डिजायर्ड रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है, वो रिजल्ट रिजल्ट हमको मिले, वो रिस्पॉन्स, वो फीडबैक हमको मिले। यानी मैं इसके एग्जांपल के साथ में आपको बताऊं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन हम में जाती है और वो सपोज मैंने बीएससी केमिस्ट्री किया, बीएससी बायोलॉजी किया, या फिर मैंने बीए किया, आर्ट्स किया, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे अंदर है, ये नॉलेज मेरे पास में कंटेंट है, मेरे दिमाग के अंदर जखेरा है, और मैं उसका एक्सपर्टाइज हूँ, अब मैं क्लासरूम के अंदर उसको पढ़ा रहा हूँ। अब पढ़ाने के बाद में मैं जानता हूँ कि यहाँ पर अभी मेरे एक उस्ताद जाकिर सर भी जुड़े हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, और कुछ बहुत सारे मेरे उस्ताद भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश का जो सिस्टम होता है, लिटरेचर होता है, वो उनके दिमाग में है और वो एक्सपर्ट है। अब एनएलपी क्या कहता है कि उनका एक्सपर्टाइज जो है वो हर बच्चे को मिले, लेकिन क्या ये मुमकिन होता है कि 100% बच्चे को जैसा कोई पढ़ा रहा है टीचर्स, वो सबके सब समझ में आता है? उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता है। उमूमी तौर पर जो होता है कि कुछ बच्चे फेल होते हैं, कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे जो है टॉप करते हैं, कुछ बच्चे मेरिट में आते हैं। ओके, तो ये ऐसा क्यों, ऐसा डिफरेंट रिजल्ट क्यों है? ऐसा डिफरेंट रिजल्ट क्यों आता है? जब टीचर एक है और बच्चे जो है एक ही उम्र के हैं, एक ही सपोज इंटेलेक्चुअल लेवल के हैं, तो फिर पढ़ाने के बाद में चंद बच्चे फेल हो रहे हैं, चंद बच्चे पास हो रहे हैं, चंद बच्चे टॉप कर रहे हैं। इसी के लिए एनएलपी का इस्तेमाल होता है। एनएलपी क्या दिखाता है, इसी सिचुएशन को कैटर करता है। इस सिचुएशन को कैटर करने से मेरी मुराद ये है कि मुझको तो समझ में आ गया, यानी जो टीचर है वो तो एक्सपर्ट है, ये जो ट्रेनर है वो जिस चीज की ट्रेनिंग दे रहा है, सपोज स्ट्रेस मैनेजमेंट पे पढ़ा रहा है या टाइम मैनेजमेंट पढ़ा रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट उसको तो आता है, इंग्लिश उसको तो आती है, मैथ्स तो उसको तो आता है, डेफिनेटली उसने 16 साल अपनी जिंदगी के दिया, 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको तो पक्का आता है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है एज इट इज बच्चों तक पहुंच जाए, इसका मतलब ये है कि टीचर्स को पढ़ाते आता है, उसको 100% आता है। अब डिफरेंट रिजल्ट को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, डिफरेंट रिजल्ट को हम जो जो है वो शॉर्ट डाउन कर सकते हैं, डिफरेंट रिजल्ट के जो गैप है हम लोग उसको फिल कर सकते हैं। इसीलिए मतलब हमको सीखना पड़ता है एनएलपी। तो एनएलपी क्या करता है, उस डिफरेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है कि क्यों रिजल्ट डिफरेंट हो रहे हैं, क्यों रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, क्यों मेरी बात कुछ लोगों को समझ में आ रही है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही है। तो जैसा कि इसका जवाब अगर मैं आपसे पूछूं तो मैक्सिमम लोग यही जवाब देंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स सर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट तो आने ही वाले हैं। मैं इस बात से मुत्तफिक हूं और एनएलपी भी इस बात से मुत्तफिक है। और एनएलपी ये कहता है कि आपने अपने आप को दूसरों के हिसाब से कॉम्पेटेबल बनाने के लिए कितनी कोशिशें की। एक टीचर ने और एक ट्रेनर ने अपने आप को हर बच्चे के हिसाब से कॉम्पेटेबल बनाने के लिए, सूटेबल बनाने के लिए कितनी कोशिश की। अब देखो बेसिकली जो है वो 4 तरीके के लोग होते हैं। अब टीचर जिस टाइप का है उसी टाइप के चंद बच्चे क्लास में भी है नेचुरली। तो जाहिर सी बात है टीचर ने कैसा भी पढ़ाया, अगर टीचर एक खराब भी पढ़ाता है और उसको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी जो है कुछ बच्चों को 100% बच्चे उसको खराब नहीं कहेंगे। क्यों?
कि ये चंद बच्चे जो है उसकी पर्सनैलिटी टाइप के है, जो पर्सनैलिटी का टाइप वो टीचर का है वही वो बच्चों का है, तो उनको समझ में आ रहा है। क्योंकि स्टूडेंट का जो उनका तरीका है अंडरस्टैंड करने का, जो उनका वे है इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने का, प्रोसेस करने का, वही टीचर का है, तो जाहिर सी बात है वो उससे कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन 100% बच्चे कन्विंस नहीं होते हैं। हमारा मकसद जो है आज के लेक्चर के अंदर यही है कि किस तरीके से हमारी लैंग्वेज जो है वो अप्रोप्रिएट हो, हमारी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट हो और 100% जो है वो कन्विंस करने वाली हो। 100% लोग जो है कन्विंस हो जाए और 100% में लोग मेरी बात से मुत्तफिक हो जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक डम बच्चे को ये बताना है कि मेरे पास तुझको देने के लिए 10 रुपये है, तो मैं उसको कह रहा हूं किसी एक गूंगे बच्चे को कि मेरे पास 10 रुपए तुझको देने के लिए है, वो 10 रुपए देकर तुझको बाजार से कुछ लाना है, क्या वो बच्चा समझ पाएगा मेरी बात को? नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि वो बच्चे का टाइप ही अलग है, तो बच्चा सुन नहीं सकता है। और इशारा करने के बाद वो जो बच्चा है वो उस बात को समझ लेगा। उसी तरीके से आपने क्या स्टूडेंट का ख्याल रखा? बीइंग अ टीचर और बीइंग अ ट्रेनर, क्या आपने श्रोताओं का या ऑडियंस का ख्याल रखा कि मेरे मजमे में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं, अलग अलग क्या कहूंगा मैं उसको, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं? क्या मैंने उनको समझने की कोशिश किया? तो आज का जो लेक्चर्स है हमारा, हम लोग उसी के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं स्टूडेंट के डिफरेंट टाइप्स को समझूं और डिफरेंट टाइप्स को समझने के बाद में मैं अपनी पर्सनैलिटी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी लाऊं और ताकि मैं इस फ्लेक्सिबिलिटी के जरिए इस चेंज के जरिए मैं उनका भी चहीता बन जाऊं और 100% बच्चों को मैं कन्विंस कर दूं और मेरा जो रिस्पॉन्स है, मेरा जो कम्युनिकेशन का जो रियल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। सारे बच्चों तक मेरा 100% नॉलेज, मेरा 100% एक्सपर्टाइज बच्चों तक पहुंच जाए। दैट इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेनर। कि मैं ये समझ लूं कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि कितने तरीके की पर्सनैलिटीज होती है, कितने तरीके की प्रिफर्ड वे होते हैं, और मैं सामने वाले की पर्सनैलिटी को भी समझ कि उसकी पर्सनैलिटी कौन सी है और उसके हिसाब से अपने आप को मैं कितना चेंज करूं। चेंज करने से मुराद मेरी ये कि चेंज करने से अपने आप को पूरी तरीके से चेंज नहीं कर लेना है आपको, लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हम लोग किसी इज्तिमा में जाते हैं तो इज्तिमा की पोशाक हम लोग पहन लेते हैं, हम लोग कुर्ता पजामा पहन लेते हैं। कभी कभी हम लोग किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो हम लोग वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं, या फिर हम लोग टाई वगैरह लगा के जाते हैं, या हम लोग किसी इनफॉर्मल इंसान से मिलते हैं तो हम लोग वैसे ही नाइट पैंट में टी शर्ट में उससे मिल लेते हैं। ये सारे तरीके क्या होते हैं? अपने आप को हम लोग सिचुएशन के हिसाब से क्या करते हैं? मॉड्यूलेट करते हैं, चेंज करते हैं। और यही प्रकृति का या नेचर का नियम है कि जिस इंसान ने अपने आप को मॉड्यूलेट किया सामने वाले के हिसाब से, तो वो सामने वाले का चहीता बन जाता है। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि भाई दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हम तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। आप इस बात से मुत्तफिक है? ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया चाहे इधर की इधर हो जाए, हम अपने आप को चेंज नहीं करने वाले। क्या ऐसे लोग होते हैं? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्या आप ऐसे लोगों को आइडियल पर्सनैलिटी बोल सकते हैं? क्या वो अपनी दुनिया में कामयाब, जिंदगी में कामयाब होते होंगे? या जो लोग उनसे मिलते हैं, जो लोग उनसे कम्युनिकेट करते हैं, जो लोग उनसे डील करते हैं, क्या वो उनसे कन्विंस होते होंगे? ये चांसेस बड़े रेयर हो जाते हैं। क्यों? कि हम लोगों को क्या पसंद है? अगर मैं किसी से बात करने जा रहा हूं, सपोज इफ्तिकार सर यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, यास्मीन मैम एक एनजीओ चलाते हैं, मैं उनसे बात करने के लिए प्रपोजल लेकर गया और प्रपोजल लेने के बाद में कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी बात से कन्विंस हो रहे हैं या इनकी कोई भी बात मुझसे सेम करती है या मैं जो बताना चाहता हूं वो रिलेवेंट है इनके लिए, तो जाहिर सी बात है वो डील होनी नहीं वाली। और मैं
डिमोटिवेट होकर वापस आ जाऊंगा। तो क्या होता है कि जब हम लोग किसी से कुछ उम्मीद करते हैं या किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं या किसी से जो कोई रिजल्ट हम लोग ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको उसके हिसाब से चेंज होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर मैं 2+2 बता सिखा रहा हूं, तो ये आपको पढ़ाना बड़ा आसान है। मैं आपको बोलूंगा कि जो 2 होता है उसमें 2 मिला दीजिए, 2+2 = 4 होते हैं। लेकिन यही बात अगर मुझे 3 साल के बच्चे को समझानी है, तो क्या मेरा मेथड सेम होगा? क्या मेरा मेथड सेम होगा जो मैं आपको बता रहा हूं 2+2 = 4? ऐसा ही जी नहीं। बता दूं तो क्या करना होगा मुझे? नहीं, चेंज करना होगा। चेंज करना। क्यों चेंज करना होगा मुझे? उस जी सर, चेंज क्यों करना होगा? अकॉर्डिंग टू द मेंटल एबिलिटी। एग्जैक्टली, मेंटल एबिलिटी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो सामने वाला बच्चा जो है वो 3 साल का है, उसने अभी उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस दुनिया का नहीं है, उसने कुछ देखा नहीं है, कुछ नहीं किया है, तो उसको समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि 2+2 = 4। तो 2+2 = 4 को मुझे उसके सामने 2 आम रखने पड़ेंगे और 2 के हो सकता है बनाना रखने पड़ेंगे। मुझे ये दिखाना पड़ेगा ये 2 थे, इसमें 2 मिला दिए, ये कितने हो गए? 4। इस तरीके से मुझे समझाना पड़ेगा, मुझे उसके लेवल पर आना पड़ेगा। एंड द प्रोसेस ऑफ गोइंग टू दैट लेवल इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्सिबिलिटी। जो कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है जिस इंसान में होंगी वो इंसान तरक्की करेगा। जो इसी को कहते हैं हम लोग एक साइकोलॉजी की दुनिया के अंदर साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा गम की हालत में है, तो मैं उससे कोई सामान बेचने के लिए नहीं जाऊंगा। कोई इंसान के घर में किसी का इंतकाल हो चुका है और मैं उसे कहूंगा कि आप, मैं टीवी बेचने के लिए आया हूं, आप मेरी टीवी खरीद लीजिए, ये इनएप्रोप्रिएट बात होगी। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं साइकोलॉजिकल अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं बना रहा हूं। मैं वहां पर उसके हालात पूछ सकता हूँ, उसके बाद उसको सांत्वना दे सकता हूँ, वो सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं उससे पैसे उधार मांगना, उसको किसी चीज को बेचना या किसी चीज के लिए कन्विंस करना, ये मुत्तफिक या ये सही चीज नहीं मानी जाएंगी उमूमी तौर पर। तो इसलिए साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी आना ये बहुत जरूरी हो जाता है। और साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कि कम्युनिकेशन में जब भी हम लोग किसी से बात करेंगे तो हमको डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलेंगे। जब डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलेंगे तो डिफरेंट अलग अलग बिहेवियर के लोग मिलेंगे, तो अगर मैं सबसे एक ही तरीके से बात करूंगा तो मतलब मुझे कम्युनिकेट करते नहीं आता है। तो बीइंग अ टीचर भी, अगर मैं मेरे लेक्चर के अंदर एक ही तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, या बीइंग अ ट्रेनर मैं अपने ऑडियंस के सामने अगर अपने आप को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होंगी उन लोगों के लिए जो मेरे टाइप के नहीं है। ओके? और ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कम्युनिकेशन का तो आप लोग सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन के में वर्ड जो है वो 7% रोल अदा करते हैं। बाकी 93% रोल जो है आपका गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, आपका फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह, ये कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए आप यहां पर एक चीज याद रख लीजिए कि ऑलवेज प्रेफर बिहेवियर ओवर वर्ड्स। वर्ड्स के ऊपर तरजीह दीजिए आप बिहेवियर को। क्यों? क्योंकि सिर्फ 7% वर्ड कंट्रीब्यूट करता है आपके कम्युनिकेशन में, बाकी 93% आपका बिहेवियर करता है। क्यों? अगर इसको आप नॉर्मल वर्ड में समझेंगे तो आप कभी भी किसी ने आपको लिख कर दिया कि भाई आई लव यू, आपको टेक्स्ट मैसेज कर दिया, तो डोंट रिलाई ऑन दैट 4 वर्ड्स 1 4 3 आई लव यू लिख कर दिया। हो सकता है वो लिख कर दे दिया और पीछे हंस रहा हो, मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लिखा उसने, लेकिन वो पीछे हंस रहा हो। सामने जो बिहेवियर होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं वर्ड और रिटन फॉर्म ये दोनों एक ही माने जाते हैं। अगर मैं लिख के दे रहा हूं किसी को या मैं बोल रहा हूं, इट मींस दैट बोथ आर सेम। तो वो जो कम्युनिकेशन का 7% रोल अदा करते हैं सिर्फ। अगर हाँ करो, जब तक भाई आपको अगर बोलना है तो मेरे सामने बोलिए। मैं एग्जांपल के लिए आई लव यू इसलिए कहा कि जनरली प्रपोजल जो होता है, कम्युनिकेशन का जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है, इसी में माना जाता है। ये आई हेट यू भी हो सकता है, या फिर कोई दूसरा चीज भी हो सकती है, या रेस्पेक्ट भी हो सकती है। खैर, तो क्या, तो नेवर बिलीव ऑन वर्ड्स ओनली। उसका बिहेवियर क्या है इसके ऊपर भी करता है। इसको दूसरे सेंस में भी ले सकते हैं हम लोग कि अगर कोई इंसान हमारे साथ में गलत बिहेव कर रहा है,
या गलत हमको उसने बोल दिया, सपोज हम उससे बातचीत करने के लिए उसने हमको कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिया, तो डोंट रिलाई ऑन दैट वर्ड्स। उसने कह दिया कि सपोज मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमने उसकी पूरी पर्सनालिटी को जो है वो निचोड़ उस वर्ड से निकाल लिया कि ये आदमी खराब है। हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम में हो सकता है कि वो किसी टेंशन में हो सकता है कि झगड़ा कर आया हो, तो मे बी पॉसिबिलिटीज। तो वर्ड्स आर नॉट प्लेइंग 100% ऑफ द कम्युनिकेशन। ओके, तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने इसलिए पेश किया कि मैं आपके सामने ये बताऊं कि कितना एक इंसान को फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। फ्लेक्सिबल जब वो होगा तो फ्लेक्सिबल में एक जो अश्योरिटी है कि फ्लेक्सिबल होने वाला इंसान कहीं भी अडॉप्ट हो जाता है। तो और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज दुनिया के अंदर होती है वो अडॉप्टेबिलिटी स्किल होती है। अगर आप हर माहौल के अंदर अपने आप को अडॉप्ट कर ले रहे तो मतलब आप फ्लेक्सिबल है, और अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको परेशानी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि एक लड़की की शादी हुई, और बहुत ही नाजों में पली थी, अपने ससुराल में गई। क्या उसको ससुराल में वैसा ही कल्चर मिल सकता है या वैसा ही इन्वायरमेंट मिल सकता है? पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। अब उसको क्या करना होता है? जनरली उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। फिर वो लड़की कुछ दिनों बाद खुद कहती है, जैसे कि मेरी बहनें अगर शादियों के आती थी तो हम उनसे पूछते थे, तो वो कहती थी कि भाई हमारे यहाँ ये होता है, यानी उसके ससुराल के अंदर ये होता है, ये ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पर ये इस तरीके से होता है, मेहमान आते हैं तो ये पकता है या ये खिलाया जाता है, इस तरीके से होता है। तो मीन्स कि हाउ कंफर्टेबली शी अडॉप्टेड दैट कल्चर, वो एनवायरमेंट को, वो कल्चर को किस तरीके से अडॉप्ट कर ली, तो वो अच्छी बहू कहलाएंगी, वो बेहतर बहू कहलाएंगी। और जो लड़की कह रही है कि मुझे नहीं चलेगा, तो वैसी बहू को हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये बर्दाश्त करना चाहिए। खैर, वो नहीं करना चाहिए बर्दाश्त या नहीं करना चाहिए वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि भाई अडॉप्ट नहीं हो पाएंगे। क्लियर? तो इसी तरीके से हम अगर बीइंग अ टीचर और ट्रेनर, अगर हम किसी खास मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं या किसी खास मौजू या किसी खास ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, किसी खास आउटकम को अचीव करना हमारा मकसद है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सारे पैतरे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो सारे कंफर्ट जोन हमारा तोड़ना पड़ेगा, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, ताकि जो 40 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं या 4000 ऑडियंस मेरे सामने बैठी हुई है, वो 4 टाइप की है, वो 4 टाइप को मैं अपने अंदर इस्तेमाल करूं और उस हिसाब से फ्लेक्सिबल होकर बात करूं, देन माई कम्युनिकेशन विल बी सक्सेसफुल। तो वो 4 टाइप की पर्सनैलिटी कौन सी होती है, इससे पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, तो ये बताएगा मेरे को 4 टाइप की पर्सनैलिटीज कौन कौन सी होती है? मेरी आवाज आ रही है कि मैं डिस्कनेक्ट हो चुका हूं? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, तो मुझे बताइए आपके वो 4 तरीके की जो प्रेफर्ड मोड होते हैं या प्रेफर्ड पर्सनैलिटीज होती है, 4 तरीके के जो लोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से तरीके के 4 बच्चे होते हैं? मैं इससे पहले जिक्र किया था आपके सामने। एक इंट्रोवर्ट हेलो। होता है, नहीं, वो तो पर्सनैलिटी टाइप हुए। विजुअल लर्नर, और फिर उसके बाद जो सिर्फ देखकर समझ जाते हैं को एग्जैक्टली, विजुअल टाइप के होते हैं, जो सुनकर विजुअल, बात करते हैं। एग्जैक्टली हाँ, फिर एक टाइप के होते हैं जिनको फीलिंग चाहिए, यानी दे नीड टच टाइप। एग्जैक्टली, वेरी गुड। फोर्थ टाइप मुझे याद नहीं आ रहा है। जी, ये 4 तरीके के लोग ये होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो ऑडिटरी लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं कैनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे देखकर पसंद करते हैं। देखो, ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताया ना, ये और सॉरी चौथी चीज मैंने बताया नहीं आपको। चौथे जो टाइप होती है वो होती है ऑडिटरी डिजिटल, यानी उसको कहते हैं हम लोग अलग सेंस में अगर आप पकड़ा जाए उसको, तो लॉजिकल पीपल, लॉजिकल पर्सन, यानी जो बहुत ज्यादा लॉजिक लगाते हैं, जिनके पास में रैशनलिज्म होता है, जिनके पास में क्यों होता है, जिनके पास में हाउ होता है। इसमें जिक्र नहीं हो रहा है उसका, लेकिन चौथी पर्सनैलिटी होती है ऑडिटरी डिजिटल। ओके, एडी कहते हैं हम लोग उसको। तो एक लोग वो जो सुनना पसंद करते हैं, एक लोग वो जो देखना पसंद करते हैं, और एक लोग वो जो टच करना या फील करने सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं सपोज विजुअल लर्नर हूं या मैं विजुअल मोडालिटी रखता हूं, तो मुझे
सुनना, सुनाई देने से अगर पढ़ाएगा कोई तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा या सीख नहीं पाऊंगा, फीलिंग से कोई पढ़ाएगा तो मैं सीख नहीं पाऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है? टोटली तो ऐसा नहीं होगा सर, लेकिन ना अगर उनको उनकी तरीके से पढ़ाया जाए तो वो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली वही। अब ये जो मैं आपको जी बोलिए। तो थियरी पढ़ाते रहो तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, इसलिए वो सीखेगा नहीं। जी 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 जी, हाँ मैं आपको वही बताना चाहता था कि भाई ये, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सपोज मैं कैनेस्थेटिक लर्नर हूं तो मैं कैनेस्थेटिक लर्नर हूं तो मुझे विजुअल समझ में ही नहीं आएगा। नो, माय प्रिफर्ड वे इज कैनेस्थेटिक। समझ रहे हैं आप? सपोज एक आदमी लेफ्टी है, एक आदमी राइटी है। अगर एक राइटी इंसान का अगर हाथ टूट जाता है और उसको लिखना पड़ता है तो क्या वो लेफ्ट हैंड से लिख सकता है? कोशिश कर सकता है लिख सकता है सर, जी जी, लेकिन लिख सकता है ना? जी जी। क्यों लिख सकता है? अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि जो उसका प्रिफर्ड हैंड है वो प्रिफर्ड हैंड एक्टिव नहीं है, प्रिफर्ड हैंड टूट गया है। अब उसको काम चलाना है तो उसको वो हाथ से भी लिखते आता है, बट वो उसका प्रिफर्ड हैंड नहीं है। अगर प्रेफरेंस दिया जाए तो ही लव टू राइट विथ राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से लिखना उसको पसंद नहीं है, वो प्रेफर्ड मोड नहीं है। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को लेने के या हमारे जो मेथड्स है चारों, वो चारों मेथड्स हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हमारा एक जो होता है वो मोस्ट प्रिफर्ड वे होता है। आप इस बात से मुत्तफिक है? जी सर। जी। एक मेथड जो होता है वो प्रिफर्ड होता है, यानी किसी इंसान को देखकर भी सिखाया जा सकता है, सुनकर भी पढ़ाया जा सकता है, या फीलिंग से भी पढ़ाया जा सकता है, या फिर लॉजिक के जरिए भी समझाया जा सकता है। लेकिन एक मेथड ऐसा होता है जो उसको दिल को छू जाता है। कभी कभी लगता है ना आपको, यार वो पिक्चर का एक गाना जो दिल को लग गया है, कभी कभी कहते हैं हम लोग, या फिर कहते हैं हम लोग उस टीचर ने जो वो आज जो एक चीज बोले ना लेक्चर के अंदर, वो मेरे दिल को लग गई। क्यों? क्योंकि वो चीज जो है कहीं ना कहीं उसकी प्रिफर्ड मोडालिटी को टच कर दी। प्रिफर्ड मोडालिटी को टच कर दी मतलब उसको ये, जो जिस चीज से उसको समझना और सीखना या उसको चेंज करना आसान है, उसने सामने वाले ने वो दुखती रग पे उसकी हाथ रख दिया, हम लोग कहेंगे उसको। तो ये रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होते हैं। तो इंसान अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने आप को कैसे करता है, वी यूज ऑल ऑफ देम बट वी डू हैव अ प्रिफर्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। हमारा एक प्रिफर्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, हम सबका इस्तेमाल करते हैं, सबके जरिए हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, सबको हम लोग पसंद करते हैं। लेकिन एक जो होता है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अब क्या करता है, इसका इस्तेमाल होता है टीचिंग में। कैसे? यानी मैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैं हूं विजुअल लर्नर और मैं पढ़ा रहा हूं विजुअल तरीके से, और विजुअल जो एड होते हैं उसका इस्तेमाल करके पढ़ा रहा हूं, या जो मैं पिक्चराइजेशन कर रहा हूं, या जो मैं वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं लुक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं सी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, या फिर मैं पिक्चर दिखा रहा हूं। इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो मैं, जो विजुअल लर्नर जो होते हैं वो सारी चीजें बता रहा हूं। अब जो ऑडिटरी लर्नर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बोर हो गए, बच्चे बोलते हैं हम लोग बोर हो गए, या ऑडियंस कहते हैं कि सामने वाला इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। क्यों इफेक्टिव नहीं था? कि उनका जो प्रिफर्ड वे था उसने उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं किया, इसलिए उसको पसंद नहीं आया। ओके। और जनरली जो होता है, जनरली औरतें जो होती है वो कैनेस्थेटिक लर्नर होती है। मैं यास्मीन मैम, मेरी बात से आप मुत्तफिक है? जी सर। हाँ। क्यों औरतें ज्यादा? कि औरतों को फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब चीज की ज्यादा फिक्र होती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, जो इमोशनल जो ज्यादा बोलता है उसके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे। कभी कभी हमने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर मोटिवेशनल स्पीकर है, उसके लेक्चर्स के अंदर लोग रोना शुरू कर दिए। अब एक मैक्सिमम बड़ा तबका जो है वो कैनेस्थेटिक लर्नर है। तो जब कैनेस्थेटिक लर्नर जब उससे सेटिस्फाइड हो जाएगा, उससे जब वो उसकी बात उनके हिसाब से हो जाएगी, उसकी लर्निंग के हिसाब से, तो उसके दिल तक बात पहुंच जाएगी। दिल तक बात पहुंच जाएंगी तो होगा क्या? दिल तक बात पहुंच जाएंगी तो होगा ये कि सामने वाला का, वो सामने वाले का मुरीद बन जाएंगे और कन्विंस हो जाएगा। तो एनएलपी क्या दिखाता है आपको? एनएलपी ये सबका इस्तेमाल करना आपको दिखाता है। एनएलपी के जरिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग किस तरीके से लोगों का जो प्रेफर्ड वे है हम उसको भी टच करें,
हम पूरी तरीके से तो उनके तरीके जैसे नहीं बन सकते हैं, लेकिन जैसे हम कलेक्टर से मिलने के लिए टाई पहन रहे हैं, तो उसी तरीके से हम बच्चों को डील करने के लिए भी, उनको नॉलेज पहुंचाने के लिए भी अलग अलग मोडालिटी का इस्तेमाल अगर करते हैं, तो हो सकता है कि जो बच्चे हमको नहीं पसंद करते वो बच्चे भी हमको पसंद करना शुरू कर दें। और उमूमी तौर पर इनको पहचानना कि किस तरीके से हम हमारे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, किस तरीके से हम लोग इस सारी चीजों, उसके लिए जो है उसके लिए इस्तेमाल होता, उसके लिए इस्तेमाल होता है एनएलपी। और एनएलपी सिर्फ यही नहीं, एनएलपी के पास बहुत सारे गेज फैक्टर्स हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो अगर ये आज का एक टॉपिक है हमारा मोडालिटी, इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग कि डिफरेंट टाइप का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैसा होता है और उनको कैसे पहचाने और उनसे जब बात करें तो कैसे करें ताकि वो कन्विंस हो जाए, ये आज हम लोग देखेंगे। उसके अलावा मेटाफर्स भी एक टेक्निक है, एक फैक्टर है जो इस ट्रांसफर की में या जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो रही उसमें हमारी मदद कर। मैच एंड मिरर टेक्निक्स है, एंकर मोडालिटी टेक्निक्स है, चंकिंग है, हिप्नोसिस है, लाइक डिसलाइक टेक्निक है, स्विच पैटर्न है। ये सारे पैटर्न्स का इस्तेमाल हम लोग आगे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं मेटाफर के जरिए, कि अपने आप को मोडालिटी को जानकर, चंकिंग को जानकर, लाइक डिसलाइक को जानकर, एंकरिंग टेक्निक को जानकर, स्विच पैटर्न को जानकर, ये सारी टेक्निक का इस्तेमाल एनएलपी करता है और आपको कॉम्पेटेबल बनाता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लाइकेबल बन जाए, ज्यादा से ज्यादा आप जिसको लोग पसंद करने वाले बन जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग जिसको फॉलो करने वाले बन जाए, वैसे आपकी पर्सनैलिटी बन जाए। उस तरीके से अपने आप को आप फ्लेक्सिबल बनाने के सब तरीके। ओके, तो आज का जो हमारा जो एक्चुअल में जो टॉपिक था वो है मोडालिटी। मोडालिटी में 4 तरीके की पर्सनालिटीज होती है, ये 4 तरीके के रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम भी कहेंगे इसको आप। पहला मैंने आपको कहा विजुअल, दूसरा ऑडिटरी, तीसरा कैनेस्थेटिक और चौथा ऑडिटरी डिजिटल, एडी जिसको कहते हैं हम लोग। एट अ टाइम अ पर्टिकुलर पर्सन प्रेफर ओनली वन वे, ओनली वन वे। एट अ टाइम एक ही चीज पसंद आती है हमको, एक ही को प्रेफर कर सकते हैं हम लोग। और वो प्रेफरेंस जो हमारा कभी कभी 6 महीने चल सकता है, 5 महीने चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि सपोज आप विजुअल लर्नर है, लेकिन यहाँ से कोई बाहर गया है यूएस यूके ऑडियंस में से पढ़ने के लिए, या वहां से पढ़कर आया है ऑडियंस में, कोई है ऐसा? अगर सपोज आप में से कोई एक यूएस से पढ़ाई करके आया या यूके से पढ़ाई करके आया, तो क्या आप यहाँ के टीचर्स जो होते हैं या यहाँ के जो ट्रेनर्स होते हैं उनकी बात को इतने आसानी से ले लेंगे, उसकी बात को एज इट इज समझ लेंगे, या आप में कुछ चेंजेस आएंगे? हेलो, अगर कोई इंसान 4 साल बाहर से पढ़कर आया है और 4 साल बाहर से पढ़ने के बाद क्या उसके बिहेवियर में, क्या उसके जो स्टूडेंट का जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है कि उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ सकते हैं सर। हाँ, तो जो क्या क्या फर्क होगा उसके अंदर जब बच्चा यूएस यूके से आएगा? तो एरिया का चेंजेस आएगा काफी, मतलब बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आएंगे। नहीं, एक जो सबसे बड़ी जो चेंजेस रहेंगे जी, अपने लैंग्वेज। और क्या हो सकता है? एटीट्यूड। नहीं, मेरी बात को आप अच्छी तरीके से समझ नहीं रहे कि अगर एक बच्चा जो है यहाँ पर 12th तक पढ़ा, फिर वो 4 साल के लिए अमेरिका चले गया और अमेरिका से फिर यहाँ पर आया, अब वो मैं उसको एमई में सिखा रहा हूँ, मास्टर्स सिखा रहा हूँ और मास्टर्स में मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या वो बच्चा जो पहले था वैसे ही रहेगा कि 4 साल में आने के बाद कुछ चेंजेस उसमें आएंगे? काफी चेंजेस आ जाएंगे। कंपैरिजन भी करेंगे, और कंपैरिजन। यस एग्जैक्टली, जो ये सर ने जो बात कहा, कंपैरिजन कब आता है सर? कंपैरिजन उस वक्त आता है जब आप लॉजिकली सोचते हैं, जब आप दिमाग लगाते हैं। तो सपोज एक बच्चा अगर पहले विजुअल लर्नर था लेकिन उसके बाद में उसको एक लॉजिकल और थिंकिंग के पैरामीटर में या ऐसे इन्वायरमेंट में हमने डाल दिया
अब वो बच्चा जो विजुअल लर्नर जिंदगी भर तक कर नहीं रहेगा, अब वो ऑडिटरी डिजिटल हो गया। क्या समझ रहा है मेरी बात को? अब वो लॉजिक लगाना शुरू कर दिया, अब वो रैशनलिज्म पर आ गया, अब वो सारी बात को तोल मटोल कर कंपेयर कर या बात का मैं बोला बात की खाल निकालने वाला, क्यों करने वाला, हाउ करने वाला, इस तरीके की पर्सनैलिटी का हो गया। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि एक इंसान अगर प्रिफर्ड मोड के साथ में जिंदगी गुजार रहा है तो जिंदगी भर तक के वही प्रिफर्ड मोड पर रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। जैसे जैसे उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे तो हो सकता है कि वो लॉजिकल भी हो सकता है कि ऑडिटरी भी हो सकता है, वहां पर जाने के बाद में उसके शौक भी चेंज हो गए, ये भी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ सकते हैं। ओके, तो विजुअल लर्नर कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं कि जो प्रिफर करते हैं विजुअल चीजें, जो पिक्चर को प्रिफर करते हैं, ओके, जो पिक्चर को प्रिफर करते हैं, जो अपने लैंग्वेज में कहते हैं, जो अपनी जबान में वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लुक, सी, इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो कहते हैं कि इट्स नॉट क्लियर, इस तरीके के जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। या मुझे Pardon me. हेलो हेलो Pardon me. Repeat. जी जी, विजुअल लर्नर जो होते हैं, विजुअल लर्नर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो विजुअल चीजें प्रेफर करते हैं, सपोज जिनको वीडियो दिखाकर आप पढ़ाते हैं वो उस चीज को प्रेफर करते हैं, पिक्चर को पसंद करते हैं, या फिर उनके लैंग्वेज से भी आप पहचान सकते हैं कि विजुअल लर्नर है। जो विजुअल लर्नर है बोलता है सी, लुक, इट्स नॉट क्लियर, इट्स लुकिंग सो एम्बिगेट, इसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी दिख रही है, इट्स नॉट अ क्लियर पिक्चर, इसका पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है। तो मतलब उसके वर्ड में भी जो आप देखेंगे ना, लैंग्वेज में भी आपको ये सारे वर्ड्स दिखेंगे। तो ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं मतलब सामने वाला क्या है, विजुअल लर्नर है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है जो अपने लैंग्वेज के अंदर बार बार बोलते हैं सी सी सी, लुक, इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वर्ड भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो विजुअल लिंक्स रिप्रेजेंट करती है कि सामने वाला जो है वो विजुअल लर्नर्स। ओके, अब ये जो लोग होते हैं इनमें दूसरी खासियत ये होती है, जो विजुअल लर्नर होते हैं वो विजुअल लर्नर जो है वो लाउड बोलना पसंद करते हैं। यानी जो विजुअल लर्नर होता है जनरली वो क्या पसंद करता है, वो ये पसंद करता है कि वो ऊंची आवाज में बोले। और अगर आप उससे ये कहेंगे कि आप सपोज टीवी के सामने बैठे हैं और टीवी के सामने बैठे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको टीवी की आवाज से डिस्टरबेंस होता है क्या? तो जनरली ऐसे लोगों को टीवी की आवाज से डिस्टरबेंस नहीं होता है। नहीं होता। क्यों क्यों? क्योंकि Visual वो, हाँ, उनका जो लर्निंग का जो प्रिफर्ड मोड है वो क्या है, विजुअल है। उनकी आंख, अगर आप उनके आंख के सामने आ गए, वो एक्टिव है इसकी। हाँ, तो वो आंख के सामने आ गए और आप कितना भी बोल रहे हैं उनको तो उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उनके सामने आप नाचना कर ले, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एरिया के अंदर शोरगुल होता है लेकिन तब भी बच्चे पढ़ लेते। क्यों पढ़ लेते? बिकॉज देयर प्रिफर्ड मोड इज विजुअल। वो विजुअल को पसंद करना पड़ते हैं, इसलिए वो खुद भी जब बोलते हैं, आप देखें जब बच्चा इंटर होता है क्लास में तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ओके, एक बच्चा इंटर होके बोला है मे आई कम इन सर, ऐसा होता है। फिर कभी कभी वो टीचर उसको कहता है इतना तेज बोलने की जरूरत क्या है, वो तेज इसलिए बोल रहा है कि यू कैन अंडरस्टैंड हिज टाइप कि ही इज विजुअल लर्नर। और दूसरा बच्चा क्या कह रहा है, मे आई कम इन सर, तो कभी कभी टीचर को भी समझ में नहीं आता है। टीचर बोलते हैं भाई जरा बोल तो सही, तूने क्या? सर मैंने पूछा था, टीचर मैंने पूछा था आपसे लेकिन आपको सुनाई नहीं दिया। क्यों? बिकॉज ही स्पीक सो स्लोली, वो स्लोली बोलता है। वो क्या हो गया, ऑडिटरी लर्नर हो गया। और ऑडिटरी लर्नर जो होता है उसकी और एक खासियत होती है कि वो साउंड में बात करता है। साउंड में बात करता है कि वो लोग, आपने सुना इट साउंड गुड, द रेन इज साउंड गुड, और कभी वो द आइडिया इज साउंड्स रियली गुड। आइडिया साउंड करता है क्या? लेकिन वो बोलता है कि भाई आइडिया जो उस साउंड करना, बोलना, इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल जब करता है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि उसके वर्ड के जरिए भी कि ही इज एक्चुअली ऑडिटरी लर्नर
या ऑडिटरी उसकी प्रिफर्ड मोडेलिटी है। ओके, और तीसरा जो लर्नर होता है वो काइनेस्थेटिक लर्नर होता है, जो यूज करता है, आपने सुना होगा, यूज करता है वर्ड, टच, फीलिंग, ग्रैबिंग। और जब मैं आप बाजार जा रहे हैं, ग्रैब सम मैंगोस फॉर मी, ग्रैब मतलब क्या, उठा के लाना, क्या क्या उसको, लेकिन वो क्या बोलता है, वो उसकी लैंग्वेज के जरिए, उसके एटीट्यूड के जरिए दिखाता है कि ही लव्स टू टच। सपोज मैं भी आपको दिख नहीं रहा हूं, शायद मेरा वीडियो शायद इसकी वजह से बंद हो गया होगा। सपोज मैं बात कर रहा हूं, अब बात करते करते मैंने किसी पोडियम के ऊपर हाथ रख दिया, पोडियम के ऊपर हाथ रख दिया, इट मींस दैट आई लव टू टेक सपोर्ट। मुझे लव है सपोर्ट को टच करने में, मैं उसको टच किया तो मैं खामोश हूं। बहुत सारे लोग आपसे बात करते 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 जो है वो दीवार के ऊपर चले जाएंगे और दीवार को पकड़ना शुरू कर देंगे या दीवार का सहारा लेना शुरू कर देंगे। इट मींस दैट कि दे लव टू टच, दे लव टू फील। उनके वर्ड में या उनकी लैंग्वेज के अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके के वर्ड्स होंगे, वो आपसे बातचीत करते वक्त दिखाई देंगे आपको कि इट्स इट्स फीलिंग सो नाइस, we are so blessed to have you, the environment is looking good for you, good with you। या आपके यहाँ से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपके यहाँ से इन्वायरमेंट जो है अलग ही लग रहा है हमको। तो ये फील, वर्ड, ग्रैबिंग, इस तरीके के टच, इस तरीके के वर्ड जो है काइनेस्थेटिक लर्नर की निशानी हो सकती है, आप उससे पहचान सकते हैं। ये सारी बातें एक्चुअल में मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक कॉमन सवाल यह आ सकता है कि सर 60 बच्चों में या 40 बच्चों में ये कैसे पहचानना कि कौन सा बच्चा कौन सा लर्नर है। तो जब हमारे साथ में उनके जो इंटरेक्शंस होते हैं, तो इंटरेक्शन के जरिए ये सारी बातों को गौर कर सकते हैं हम लोग, उनकी लैंग्वेज के जरिए, उनके बोलने के टोन के जरिए। अगर टोन उनका हाई है, इट मींस दैट कि दे आर अ विजुअल लर्नर। टोन उनका लो है, मतलब वो जो लोग है वो ऑडिटरी लर्नर है। कोई फीलिंग या टच को महसूस करता है, पसंद करता है, तो काइनेस्थेटिक लर्नर हुआ। जो ज्यादा लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा है, ऑलवेज वर्क्स ऑन द लॉजिक। कुछ बच्चे होते हैं क्लासरूम के अंदर, यहाँ पर बहुत सारे उस्ताद है, वो इस बात से वाकिफ होंगे, बहुत सारे बच्चे जो बहुत ज्यादा बारीकी तलाश करते हैं। सर ये ऐसा क्यों हुआ, सर ये वैसा क्यों हुआ, सर ये इस तरीके से होता तो क्या। इट मींस दैट कि दे आर ऑडिटरी डिजिटल लर्नर, दे बिलीव इन द लॉजिक। जब तक आप उनको लॉजिक से नहीं समझाएंगे, यानी मैं आपके सामने अगर मोटिवेशनल स्पीकर हो तो मैं कोई भी बात बोल दो, आप यकीन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे से लॉजिक की उम्मीद नहीं करते कि मैं आपको लॉजिक दूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर की बात में भी एक बात निकाल लेते हैं कि भाई अरे ऐसा बोल दे, कैसे पॉसिबल है, अरे एक रात में करोड़पति बन जाएगा। अरे भाई, सबकॉन्शियस माइंड का इतना पावर होता है कि एक इंसान जो है, बच्चा जो है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। हाउ इज दिस पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो इस तरीके के क्वेश्चनर जो रेज करते हैं, दे आर ऑडिटरी डिजिटल लर्नर। अब अगर जो सामने वाला मोटिवेशनल स्पीकर है, जो सामने वाला ट्रेनर या टीचर है, अगर वो उतने लेवल का लॉजिक को कैटर कर सकता है, उतना उसका लॉजिकल आंसर दे सकता है, तो देन ही वुड बी कन्विंस्ड। तभी जाकर सामने वाला कन्विंस होगा, अदरवाइज सामने वाला बोलेगा इसको कुछ नहीं आता है, ये टीचर्स को कुछ नहीं आता है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं अच्छा आता है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसको नहीं आता है। उसका टेक्निकल रीजन क्या होगा सर, हाउ इट इज टेक्निकली पॉसिबल। इस तरीके के सवाल को जब टीचर जो है लॉजिकली कैटर करेगा, लॉजिकली इसके साथ में डील करेगा, लॉजिक के साथ में डील करेगा, तो डेफिनेटली ये बढ़ जाएगा। तो ये 4 तरीके की जो स्टूडेंट होते हैं, इनको कैटर करना, इनको पहचानना और इंडिविजुअल अटेंशन देना, तब जाके दौर चेंज होगा। कि ये दौर मामूली नहीं है। मेरे यहाँ पर बहुत ही मेरे से बेहतर टीचर होंगे। मेरा तो टीचिंग में ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, 10-12 साल ही गुजरे हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पर 20-25 साल के लोग भी हो जिनका एक्सपीरियंस हो। लेकिन ये जो दौर है ना, ये दौर अब वो दौर नहीं है जो पिछला दौर था। ये दौर फीडबैक का दौर है। यहाँ पर फीडबैक लिए जाते हैं, यहाँ बच्चों को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दी जाती है। देयरफॉर यू शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू कैटर ऑल दिस काइंड ऑफ इश्यूज एंड चैलेंजेस। आपको समझना पड़ेगा, इंडिविजुअल बच्चों को समझना पड़ेगा, इंडिविजुअल बच्चों के हिसाब से आपने लेसन प्लान को डिजाइन करना पड़ेगा, इंडिविजुअल बच्चे ऑडियंस के हिसाब से आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डिजाइन करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में जा रहे हैं, आप ट्रेनर है, आप पब्लिक स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो आप अपने सेंटेंसेस के अंदर इस तरीके के कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके के ऑडिटरी जो लर्नर है उनको भी सेटिस्फाइड करने के लिए आप थोड़ा धीमा भी कहेंगे। यानी आपने देखा होगा कि कुछ स्पीकर्स जो होते हैं तेज तेज बोलते बोलते धीमा हो जाते हैं,
यानी तेज बोलते हैं, क्यों तेज बोलते हैं? बिकॉज दे आर कैटरिंग द विजुअल लर्नर्स। ये विजुअल लर्नर्स को क्या पसंद होता है? तेज आवाज। लेकिन जो कम सुनने वाले होते हैं ना, जैसे कि मेरे ही वीडियो के ऊपर किसी ने कमेंट किया था, जब यूट्यूब के ऊपर मैंने एक वीडियो, मेरे बहुत सारे वीडियोस है, एक वीडियोस के ऊपर एक व्यूअर ने कमेंट किया, भाई चिल्लाना मोटिवेशन थोड़ी होता है। भाई मैं चिल्ला इसलिए रहा हूँ क्योंकि माय प्रिफर्ड वे इज अ विजुअल। मुझे चिल्लाने में थोड़ा मजा आता है। हो सकता है कि वो सबको पसंद नहीं आता, वो सामने वाला क्या होगा, या कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जो ओ भाई उसको भेज दो, तो जो बैठे हुए लोग होते हैं, भाई यार आराम से भी बोल सकता था इस बात। क्यों? बिकॉज दे आर ऑडिटरी लर्नर्स। वो सामने वाला जो है वो विजुअल लर्नर जो पुकार रहा है, लेकिन उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। किसको तकलीफ हो रही है? जो ऑडिटरी लर्नर है, बिकॉज दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट ऑडिटरी थिंग्स। यानी वर्ड्स जब उनके कान में जाते हैं तो उसको बारीकियों से लेते हो, बिकॉज दे आर हैविंग द प्रिफर्ड वे इज ऑडिटरी। उनके पास में जो ऑडिटरी वे है, जो अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है, ऑडिटरी है, तो उनको तकलीफ होती है। तो इस तरीके की जो चीजें होती है, इस तरीके की चीजों को समझना, तो यू हैव टू गो मैक्रो लेवल। आपको मैक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। इस जमाने में अगर आपको ट्रेनर बनना है, इस जमाने में अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो आपकी आवाज एक जमाने में पिच करेगी एक लम्हे में, और एक लम्हे में आप स्लो डाउन हो जाएंगे। एक जमाने में एक वक्त में आप इमोशनल हो जाएंगे, एक जमाने में आप फीलिंग्स को भी दिखाएंगे, आप इमोशंस को भी दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? आपके घर में आपके माँ बाप आपको पढ़ा लिखा करके यहाँ भेजे है। क्यों भेजे है? ताकि आप नीट की तैयारी करें। वो लड़कियां रो रही है, क्यों रो रही है? इमोशंस आ गए। फिर उसके अंदर बाद में लॉजिक, देखिए आपकी 18 साल की उम्र हो गई, आपके वालिदैन ने आपके लिए कितनी जद्दोजहद की, जद्दोजहद करने के बाद में आपको खून पसीना का, इसमें लॉजिक है। तो जो ऑडिटरी डिजिटल है उसको भी कन्विंसिंग पावर मिलेगा, भाई क्यों मुझे मेरे माँ बाप की फिक्र करनी है, क्यों मुझे एक अच्छे काम करने हैं, क्यों मुझे अपनी शादी के ताल्लुक से, अपने रहन सहन के ताल्लुक से, मेरे मेल मिलाप में क्यों मेरे माँ बाप की इज्जत, मेरे माँ बाप का रुतबा जरूरी है। क्यों? बिकॉज ये सारे लॉजिकल रीजंस उसको देता है कि आपके माँ बाप ने कुर्बानियां दिए हुए, आपके माँ बाप गिले में रहे, आपको सूखे में रखा हुआ है, आपको यहाँ भेजा है, आपको नीट की तैयारी के लिए भेजा है, आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए भेजा है। तो ये कन्विंसिंग, तो इसमें क्या हो रहा है, एक वो चिल्ला भी रहा है, वो खामोश भी हो रहा है, वो धीरे भी कह रहा है, वो लॉजिक का इस्तेमाल भी कर रहा है, वो दीन का इस्तेमाल भी कर रहा है, वो इमोशन का इस्तेमाल भी कर रहा है, वो फीलिंग का इस्तेमाल भी कर रहा है, वो पीपीटी भी दिखा रहा है, वो ऑडियो भी दिखा रहा है। ये सारी चीजों करने के बाद में, ट्रेनर के बाद में फिर तालियां बजती है। 3 दिन का सेशन हुआ, 4 दिन का सेशन, और लोग बोर नहीं होते। एंड दैट इज एक्चुअली द अडॉप्टेबिलिटी। आपने क्या किया? आपने अडॉप्ट किया ऑडियंस के हिसाब से अपने आप। ओके, ये लेवल है आज के दौर में टीचिंग का और ट्रेनिंग का, कि यू हैव टू गो ऑन द माइक्रो लेवल। आपका सब्जेक्ट का कमांड जो है वो एक नॉर्मल चीज होगी। फिजिक्स पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, इंग्लिश पढ़ाने वाले, मोटिवेशनल स्पीकर करने वाले, करियर काउंसलिंग वाले आपको लाखों मिल जाएंगे। क्यों लाखों मिल जाएंगी? क्योंकि ये आसान हो गया। एक जमाने में एकेडमिक एक्सेलेंस इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, आज एकेडमिक एक्सेलेंस इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है। आज के दौर के अंदर आप कितने माइक्रो लेवल पे जाते हैं, आप दुनिया के कंपटीशन को कितना कैटर करते, बारीकियों से एक एक बच्चे की सलाहियतों को समझना, बारीकियों से एक एक बच्चे की प्रॉब्लम को समझना, उसकी प्रेफर्ड मोड को समझना, वो किस टाइप का लर्नर है इसको समझना, उसके हिसाब से अपने लेसन प्लान को डिजाइन करना, उसके हिसाब से अपने ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसको डिजाइन करना, ये आज के दौर में, कंपटीशन के दौर में असल जरूरत है। ओके, उसके साथ में अलग से बैठना, पर्सनली बैठ के उसके साथ में गुफ्तगू करना, ये सारे इश्यूज जो है एक बेहतरीन टीचर्स ही कर सकता है, एक बेहतरीन करियर काउंसलर ही कर सकता है। काउंसलिंग के दौरान आप पूछ सकते हैं कि भाई बच्चे से ऐसे सवालात पूछ सकते हैं कि आपको समझ सकता है। सपोज अगर आप करियर काउंसलर बन रहे हैं, तो करियर काउंसलर में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चा कौन से लर्नर है, आप उसको कैसे सजेशन देंगे, क्या करेंगे, तो आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस के दौरान, गुफ्तगू के दौरान ऐसे वर्ड्स बोल सकता है कि जिससे आपको पता लग सकता है कि ये बच्चा कौन सा लर्नर है। इफ यू डू ऑल दिस थिंग ना, तो यू बिकम, इसमें आपका प्रेफर्ड मोड भी चेंज हो जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? आपको सब समझ में आ गया। इवन यू कैन अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द आई कॉन्टेक्ट ऑल्सो। आप कौन सा लर्नर है, आई कॉन्टेक्ट से भी पता कर सकते हैं कि ये सामने वाला लर्नर जो होता है वो कौन सा लर्नर है। आप उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, अगर वो
प्रेफर क्या करता है। सिमिलरली अगर ये आप आई कांटेक्ट से कैसे पता कर सकते हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं कि जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो ऊपर देखते हैं, उनके जो आईबॉल्स होते हैं ना ऊपर की तरफ ज्यादा होते हैं। जो ऑडिटरी डिजिटल होते हैं वो नीचे की तरफ देखते हैं, और जो ऑडिटरी होते हैं वो दरमियानी उनकी निगाह होती है। ओके, तो आप विजुअल लर्नर की जब वो मिसाल देखेंगे ना, तो विजुअल लर्नर्स आर नथिंग बट दे वांट बिगर थिंग्स। वो बिगर थिंग को बिलीव करते हैं, वो बिगर पिक्चर देखते हैं, इसलिए वो लाउड बोलते हैं। और उनको पहनना भी अच्छा लगता है, उनको कपड़े पहनना अच्छा लगता है। क्यों? बिकॉज दे वांट टू लुक गुड। वो कहीं पर जाते हैं तो लोग वो चाहते हैं कि लोग उनको देखें। लोग क्यों देखें उनको? बिकॉज दे प्रिफर टू सी गुड, लुक गुड। ओके, उनकी वॉइस जो होती है वो कितनी भी ज्यादा वॉइस हो जाए उससे वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। यू कैन आस्क देम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि आपको डिस्टर्बेंस हुआ, कि वो आपको कहेंगे कि हमको डिस्टर्बेंस होता ही नहीं आवाज। क्यों? बिकॉज वो पसंद करते हैं लाउड चीजें। आप अक्सर देखेंगे जो लीडर्स जो होते हैं ना, रियल लीडर्स, वो रियल लीडर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? विजुअल लर्नर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब बात करते हैं तो बिगर पिक्चर में बात करते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे कि क्या आप करना चाहते हो, तो क्या बोलेगा? आई वांट टू इंप्रूव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, आई वांट टू इंप्रूव द हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे वैक्सीन बढ़ानी है, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे स्कूलों के अंदर किताबें बांटनी है, बिकॉज ही बिलीव इन द बिगर पिक्चर। Why? Because he is a leader of the country. He is a leader of the country, and he have that he has that kind of responsibility to see the bigger picture. वो जीडीपी कैसे बढ़ेगा? अगर एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि स्कूल के अंदर टीचर बराबर आता है कि नहीं आता है, तो ये चलेगा आपको? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसका रोल जो है वो स्मॉल लेवल पर नहीं आने का है, उसका बिगर लेवल पे जाने का है। इट मींस दैट कि उसका जो पिक्चर होता है, जो देखने का नजरिया होता है, ब्रॉड होता है। अगर कोई ऐसा लीडर आ जाता है जो बड़ा लीडर होने के बावजूद छोटी मोटी चीजों को देख रहा है, इट मींस दैट कि उसका सिलेक्शन गलत हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है, सिलेक्शन भी गलत हो जाता है। तो जो लीडर होता है वो बड़े बड़े चीजों के ऊपर काम करता है, और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगों को असाइन किया हुआ रहता है, वो उनसे जॉब दे लेता है डायरेक्टली उन चीजों का। ओके, आप देख सकते हैं इसके अंदर कैनेस्थेटिक लर्नर किस तरीके से होते हैं। ऑडिटरी रिमेंबर, ये ऑडिटरी रिमेंबर्ड, और ये उसका इस्तेमाल होता है कि अगर मैंने इससे पहले आपको कहा था कि अगर कोई किस चीज को, बच्चे को आपको ये देखना है कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो कंस्ट्रक्टेड इमेज और रिमेंबर्ड इमेज, यानी वो बच्चा अगर विजुअल लर्नर है तो उससे आप पूछ रहे कि कल तू कहाँ था, तो क्या करेगा? अगर वो विजुअल लर्नर है तो विजुअल लर्नर में कल वो कहाँ था, तो वो राइट की तरफ देखे, अपनी जो आई बॉल को राइट की तरफ मुंह करेगा, ऊपर की तरफ, और रिमेंबर करने की कोशिश करेगा कि मैं कहाँ था। हाँ, मैं कल, मेरी नानी का इंतकाल हो गया था। अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो कंस्ट्रक्ट करेगा, तो ऊपर ही देखेगा लेकिन लेफ्ट की तरफ देखेगा, और उस इमेज को कंस्ट्रक्ट करेगा मतलब बनाएगा, जो एक्चुअल में थी नहीं। उसी तरीके से ऑडिटरी लर्नर क्या होता है कि ऑडिटरी लर्नर राइट साइड में अगर मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? रिमेंबर कर रहा है उस साउंड को। आपने गोली की आवाज सुनी, नहीं कर रहा है मतलब वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, हाँ इस तरीके की आवाज थी, वो लेफ्ट में कर रहा है। इट मींस दैट कि वो बना रहा है, वो झूठ बोल रहा है। और कैनेस्थेटिक लर्नर जो होता है वो नीचे की तरफ देखता है। ओके, और इसलिए देखता है क्योंकि वो जो होता है वो फील करता है, वो इंटरनल डायलॉग को फील करता है। जो लेफ्ट साइड का आप देख रहे हैं, राइट साइड का आप देख रहे हैं, कैनेस्थेटिक हैविंग इंटरनल डायलॉग, मतलब जो लोग ऑडिटरी डिजिटल होते हैं वो नीचे की तरफ उनकी आंखें होती है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो कैनेस्थेटिक होते हैं। बिकॉज वो जमीनी लेवल के ऊपर अपने आप को महसूस करते हैं, वो अपने आप को किसी चीज से लगा हुआ महसूस करते हैं, चिपका हुआ महसूस करते हैं, या टच महसूस करते हैं। जब कैनेस्थेटिक लर्नर जब सांस लेते हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे तो दे टेक ब्रेथ फ्रॉम इनसाइड, जोर जोर से सांस लेंगे। जोर जोर से सांस लेंगे तो से मुराद मेरी ये है कि वो ये दिखाएंगे कि किस तरीके से तो सांस को भी फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सांस को महसूस कर रहे हैं। अगर पंखा बंद कर देंगे आप, एसी बंद कर देंगे, तो आप उस सांस को भी पहचान सकते हो उनकी कि सांस ले रहा है इंसान। तो इस तरीके की चीजें हो सकती है। दे प्रेफर टच। अगर वो टच की बात मैं करूंगी, इससे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहा था, ये चेयर रखी हुई है, मैं बातचीत कर रहा हूँ आपसे और मैंने ऐसा टेका लगा दिया,
इट मीन्स दैट कि दे नीड टच, उनको टच या जरूरी है, उनको दीवार पे खड़े खड़े रह रहे आपसे ऐसा टेका लगा के बातचीत कर रहे हैं। इट मीन्स दैट दे बिलीव इन टच और वो क्लोज होना पसंद करते हैं। आज के जमाने में अगर कैनेस्टिक लोगों को पहचानना है तो जो ज्यादा से ज्यादा सेल्फी लेता है, मैं ज्यादा सेल्फी ले रहा हूं, सेल्फी लेना मीन्स दे वांट टू बी क्लोज, उनको क्लोज रहना पसंद है, उनको करीब आना पसंद है, उनको टच करना पसंद है। इट मीन्स दैट जो ज्यादा सेल्फी लेता है, लेने में इंटरेस्ट होता है, दे आर कैनेस्थेटिक लर्नर। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर औरतें सेल्फी लेती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वीमेंस आर कैनेस्थेटिक लर्नर्स। इसमें एक चीज गलत भी हो सकती है, कभी कभी एक गलत चीज महसूस हो जाती है हम लोगों को कि एक बहुत से लोग फोटो निकाल रहे हैं, तो अगर फोटो के लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पर, तो मैं फोटो के लिए खड़ा हूं ना, तो अगर 5 लोग खड़े हुए, 5 इंसान खड़े हुए, तो मेंस जो है वो एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे से थोड़ा फासले पे खड़े रहते हैं। लेकिन जो विमेन्स होती है, अगर वो सेल्फी निकाल रही है, तो आप लोग कभी भी ऑब्जर्व करना, जो औरतें होती है वो एकदम करीब करीब क्लोज होकर फोटो निकालती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई लेडीज हो तो ठीक है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी जेंट्स के बीच में भी कभी कभी कुछ औरतें ऐसी होती है, हम लोग उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन वो कैनेस्थेटिक लर्नर होती है, तो लोग उनके ताल्लुक से गलत महसूस कर लेते हैं कि ये औरत इतने करीब आके की फोटो निकाल रही है, बिकॉज दे बिलीव इन द क्लोज, वो टच करने में और क्लोज रहने में पसंद है, वो शी इज नाइस, उसका कैरेक्टर में कोई दुश्वारी नहीं है, बिकॉज ही लव्स टू बी क्लोज, वो कैनेस्थेटिक लर्नर है। लोग उसके ताल्लुक से गलत महसूस कर ले रहे कि इतने करीब आकर एक गैर मर्द के साथ में खड़ी है और वहां फोटो खिंचा रही है करीब से, भाई वो वैसी नहीं है, ही इज गुड, शी इज गुड, वो एकदम परफेक्ट है, वो एकदम आला कैरेक्टर की है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी जो है वो वैसी है, आप गलत समझ रहे हैं। तो इट मीन्स दैट इससे भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा जनरली लर्नर होता है। जनरली हमारी सोसाइटी के अंदर विजुअल लर्नर्स ज्यादा होते हैं। विजुअल लर्नर इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि हमारे माशरे के अंदर लॉजिकल बेस्ड टीचिंग नहीं है। हमारा एकेडमिक जो है वो क्यू क्वेश्चंस नहीं कराता है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये पढ़ाता है कि हमारी स्टेट्स कितने हैं, 26 स्टेट है, 30 स्टेट है, स्टेट्स क्यों होते हैं, कितने पॉपुलेशन के बाद में स्टेट के बाद में अलग हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमारे 34 है, 50 है, क्यों 40 है, डिस्ट्रिक्ट कब चेंज होते हैं, तालुके कब चेंज होते हैं। तो हमारा सिस्टम जो होता है क्यों या रैशनलिज्म और लॉजिकल नहीं दिखाता है, इसलिए मैक्सिमम हमारे यहाँ पर जो लर्नर्स होते हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं। हमको लॉजिक बेस्ड लर्निंग नहीं सिखाई जाती है, हम लोग सवाल पूछने में थोड़े कमतर होते हैं, हम सिर्फ सवाल जो पढ़ाया जा रहा है चुपचाप उसी को मगअप कर लेते हैं, ये सारी चीजें रहती है। तो ये सारी चीजों में आपको क्या करना होगा, अगर आपको परफेक्ट बनना है, अगर आपको बेस्ट ट्यूटर बनना है, बेस्ट ट्रेनर बनना है, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो यू शुड बी आर्टिस्ट। आपको आर्टिस्ट बनना होगा, और आप आर्टिस्ट जब बनेंगे ना तो आपके पास में कला होगी, आपके पास में वो कला होगी, आपके पास में वो पैशन होगा, आपके पास में वो सारे इक्विपमेंट, सारी कॉम्पिटेंसीज होंगी कि आप 40 बच्चों के अंदर पहचान सकते हैं कि मेरे बच्चे इतने ऑडिटरी लर्नर है, इतने विजुअल लर्नर है, इतने ऑडिटरी डिजिटल है, इतने कैनेस्थेटिक है। अब उनके हिसाब से आप अपने पेसिंग करेंगे, आप अपना रेपो बिल्ड करेंगे, और रेपो बिल्डिंग के दौरान, उस लेक्चर्स के दौरान आप अपने समझाने के तरीके के अंदर कभी कभी फीलिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, कभी कभी आप हो सकता है कि आप किसी विजुअल चीज का इस्तेमाल करें, कभी कभी आप किसी ऑडिटरी चीज का इस्तेमाल करें, इस सारे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आप करेंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में हम एक प्रिफर्ड मोड से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। कभी कभी हमको दिख रहा है, कभी कभी बहुत सारे लोग इंटरव्यू में जाते हैं, तो इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो चेयर पे बैठे होते हैं तो एक चेयर पे ऐसे बैठ जाते हैं। ओके, इट मींस दैट दे आर कैनेस्थेटिक लर्नर, दे लव टू टच। ओके, और बहुत सारे लोग ऐसे बैठते हैं, कुर्सी के अंदर एकदम आगे होके बैठते हैं, इट मींस दैट दे आर विजुअल लर्नर। ओके, विजुअल लर्नर ये है कि मतलब उनका प्रिफर्ड मोड क्या है कि दे लव टू बी इन द पिक्चर। ओके, टच नहीं है। ओके, सिमिलरली वो कपड़े उनके ऐसे होते हैं, विजुअल लर्नर जो होते हैं उनके कपड़े बड़े डिसेंट होते हैं, उनकी ड्रेसिंग बड़ी डिसेंट होती है, उनका मेकअप बड़ा डिसेंट होता है, बिकॉज दे लव टू बी गुड, उनको पसंद होता है। ओके, इस तरीके से आप जो है अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इंटरव्यू के अंदर जाते हैं, तो इंटरव्यू के दौरान भी जो है, सपोज आप या कोई बच्चे का आप इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के दौरान कभी भी ये चीज देख ली जाए कि वहां पर इंटरव्यू कौन लोग ले रहे हैं।
अगर ये पता चल जाता है कि वहां पर एचओडीज इंटरव्यू ले रहे हैं, वहां पर प्रिंसिपल इंटरव्यू ले रहे हैं या मैनेजमेंट वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे जाकर अगर हम उनके प्रोफाइल देख ले कि उन्होंने कौन सी डिग्री की है, वे अगर उनके वीडियोस के अवेलेबल है, उनके इंटरव्यूज के अवेलेबल है, उनके सपोज वीडियोस से हम समझ सकते हैं कि वो काइनेस्थेटिक लर्नर है या ऑडिटरी लर्नर है या डिजिटल लर्नर है। अब उसके हिसाब से अगर जब आप बात करेंगे तो क्या होगा, सामने वाले को ऐसा लगेगा आप उसके ऊपर रिसर्च करके आए, लेकिन कोई ऐसा बिलीव नहीं करता है कि सामने वाला कंपनी के ऊपर पढ़ सकता है। लेकिन अगर मैं एक कंपनी का हेड हूं, मैनेजर हूं, आप मेरे ताल्लुक से क्या पढ़ के आएंगे, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि ही इज लाइक मी, ओके, ही इज लाइक मी और ही इज स्पीकिंग लाइक मी। तो जो चीज उसको पसंद है वो सारी बातें आप कह रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है दैट वुड बी मोर, वो बढ़ जाएंगे। वो क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका प्रिफर्ड मोड और उसका प्रिफर्ड मोड जो है वो सेम हो गया, सेम हो गया। वो बातें मैंने आपको मिररिंग में भी ये बातें कहा था, और क्या कि अगर आपका स्कूल ऑफ थॉट और उसका स्कूल ऑफ थॉट मैच हो जा रहा है, यानी आप अगर आपको दिख रहा है सामने वाला किस मेंटालिटी का आदमी है, अगर वो टीका लगा के बैठा हुआ है या टोपी लगा के बैठा हुआ है, आप अगर उसके स्कूल ऑफ थॉट को हर्ट करेंगे तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, चाहे आप में कितना भी टैलेंट। अगर आप उसके स्कूल ऑफ थॉट को रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं, उसके क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसका जो अकीदा होता है उसको कदर करते हैं आप, तो आपको होगा। कभी कभी अपने माशरे में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे अकीदे के नहीं है, फिर भी हमको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज वी रिस्पेक्ट देयर अकीदा, उनके अकीदे को, उनके स्कूल ऑफ थॉट को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। उस तरीके से सारी चीजें हो सकती है। कभी कभी जहन में भी ये भी आ सकता है, सर ये तो गलत है, अपने आप को चेंज करना या ये करना, हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे। भाई हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को उसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम्युनिकेशन का फ्लो बढ़ जाए। और इसमें कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला भी समझ जाता है। सामने वाला अगर बहुत ज्यादा ऑडिटरी डिजिटल है तो वो अपने आप आपको समझ जाएगा कि ये आदमी जो है मेरे हिसाब से बोल रहा है, ही नोज एनएलपी, उसको भी एनएलपी पता है। ये हो सकता है ये लेक्चर में जाने के बाद, ये लेक्चर समझने के बाद में, या एनएलपी को अच्छे समझने के बाद में हो सकता है कि आप लोग ऑडिटरी डिजिटल बन जाए। मतलब ऑडिटरी डिजिटल का मतलब ये है जिसको समझ में आ जा रहा है कि क्या क्या हो रहा है, ये आदमी क्या चेंजेस कर रहा है, किसका इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी मॉडलिटी का इस्तेमाल कर रहा है, क्यों इस्तेमाल कर रहा है, ये सब लॉजिक उसको समझ में आ रहे हैं। ये लेकिन ये सबको नहीं पता है, सबको नहीं पता है, इसलिए लोग इतना उस लेवल पर नहीं जा सकते। आपको इसलिए पता है कि आप एनएलपी जान गए, और बहुत सारे लोग जो होते हैं एक्सपीरियंस की बिना पर ये सब चीजों को समझ जाते हैं। लेकिन वो लोग भी एक बात को समझते हैं, वो लोग भी आपकी एक बात को सराहेंगे, वो है अडॉप्टेबिलिटी स्किल, कि सामने वाला बंदा जो है अडॉप्टेबिलिटी स्किल का मालिक है, यानी वो अपने आप को मॉड्यूलेट कर सकता है, अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है। क्यों चेंज कर सकता है? अगर उसको रशिया में भेज दिए, उसको स्विट्जरलैंड में भेज दिए, उसको बैंकॉक में भेज दिए, तो अपने आप को मॉड्यूलेट कर सकता है, अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है। और ये भी बहुत सारी कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स इट। देयरफॉर अगर आप ये सब बातों से अपने आप को, अपने लेक्चर्स को डिजाइन करेंगे, अपने मॉड्यूल्स को डिजाइन करेंगे, उसमें इसलिए कहते हैं लोग कि आपके लेक्चर्स के अंदर कुछ ऑडियो भी होना चाहिए। आपकी जो मॉड्यूलेशन है वॉइस में, जो मॉड्यूलेट कर रहे हैं आप वॉइस को, कभी आपकी वॉइस को आप बढ़ा दे रहे हैं, कभी आप कम कर दे रहे हैं, कभी आप बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स लेके आ रहे हैं, कभी कभी इमोशन में लोगों को रुला दे रहे हैं, कभी कभी आप पिक्चर दिखा रहे हैं, कभी कभी आप पीपीटी दिखा रहे हैं। These are combination you have to use, for your lectures and your seminars. Then people will like you. सब different types के जो होते हैं वो आपको पसंद करेंगे, और आप लाइकेबल बन जाएंगे, और आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और ये सारी चीजें। जज़ाकल्लाह खैर। That's anything else you can ask? मेरे तरफ से इतना ही था। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ सवाल हो। सर जैसे हमने अभी ये आपने बताया कि एक क्लासरूम में एक टीचर को 40 या 50 अलग अलग टाइप्स के, जैसे अभी हमने इसमें देखे विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक वाले बच्चों से डील करना पड़ता है। तो एक ही लेसन प्लान, अगर हम कोई एक आप ऐसा छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे सके, एक छोटा सा लेसन प्लान वो टीचर एक क्लासरूम के लिए कैसे उसको बना सकती है? कैन वी हैव अ ऑन दैट पॉसिबली?
जी जी पॉसिबली है, क्योंकि हम लोग को क्या करना है एक्चुअल में, सपोज लेसन प्लान आपने बनाए मैम, और लेसन प्लान बनाने में आपने पीपीटी का इस्तेमाल किए, आपने कुछ वीडियोस का इस्तेमाल किए, या कुछ आपने पिक्चर का इस्तेमाल किए, या कुछ स्टोरीज का जी इस्तेमाल किए। जी स्टोरीज का इस्तेमाल करना, स्टोरीज का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आपको एक फीलिंग टच देगा बच्चे को, एक टच जी देगा, एक फीलिंग से अटैच कर देगा। कैनेस्ट्रिक लर्नर आपके कैटर हो गए। आपका पिक्चर दिखाना, पीपीटी दिखाना, वीडियोस दिखाना, विजुअल लर्नर को सेटिस्फाइड कर दिया, कैटर कर दिया। और ऑडिटरी लर्नर आपके बोलने के अंदर धीरापन, थैमा थैमापन, जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन देखो, ऑडिटरी लर्नर जो होता है ना, दे लव टू लिसन द थिंग्स। ओके, उनको सुरीली आवाज पसंद होती है, आसानी से बोलेंगे आप, स्लोली बोलेंगे। देखो बच्चों, एक ऐसी चीज भी होती है, आहिस्ता से बोलेंगे। तो आहिस्ता से भी बोल रहे हैं आप, तो बच्चे को क्या लग रहा है, जो ऑडिटरी लर्नर है, आपका जो कंटेंट है, आप कंटेंट को चेंज मत कीजिए, कंटेंट वुड बी एज इट इज। अब केमिस्ट्री वाला या मैथमेटिक्स वाले यहाँ पर, अभी फिजिक्स वाले सर है यहाँ पर, वो अपने सब्जेक्ट में तो कुछ ऐसी चीज नहीं ला सकते, इमोशंस, लेकिन उसके बोलने के तरीके में, उसके डिलीवरी के तरीका होता है, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। एक टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, वो भी ये दिखाते हैं कितना फीलिंग से बोल रहा है, या कितना रिजिड है, कितना टेंस है, या कितना प्रॉब्लम में है। ये उसकी शक्ल भी दिखा देती है, उसका एटीट्यूड भी दिखा देता है, उसका पोस्चर भी दिखा देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके बोलने के जरिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ऑडिटरी लर्नर जो छूटा जा रहा है, तो ऑडिटरी लर्नर को छूटे जाने के लिए आप अपना जो बोलने का जो वे है, जो बोलने का वे को इतना सिंपल और इतना आसान और इतना आहिस्ता से बोलिए, तो ताकि वो लोग भी कवर हो जाए। तो इस तरीके से आप, इस तरीके से अगर प्लान करते हैं और इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपका जो 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है, उसकी प्लानिंग आप करते हैं कि कौन सी जगह पे मुझे कितना पिच करना है, कौन सी जगह पे मुझे नीचे आना है, कौन सी जगह पे मुझे ज्यादा स्ट्रेस करना है, कौन सी जगह पे मुझे किसी स्टोरीज को डालना है, किसी मेटाफर्स को डालना है, कौन सी जगह पे मुझे इमोशंस को डालना है, या कौन सी अहादीस डालनी है, कौन सी कुरान की वर्सेस डालनी है। दैट थिंग्स, उसमें हो सकता है कि बच्चे कुछ अलग स्कूल ऑफ थॉट के भी हो। ये सब चीजें भी हो सकती है, आपको फ्रूटफुल हो सकती है आपके लेसन प्लान बनाने की। जी मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये जो पॉइंट्स बोल रहे हैं ना, ये अभी मैंने जो टीचर का सेशन लिया, ओरिएंटेशन सेशन, इसमें दारे अरकम में, एक्चुअली मैं पावर पॉइंट बनाकर लेकर गई थी, लेकिन वहां पर जाने के बाद पता चला कि दे डोंट हैव जो रूम में हम लेने वाले थे वहां पर उनके पास प्रोविजन नहीं था पावर पॉइंट दिखाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो जार्गन्स वगैरह मैंने यूज किए, इट वेंट ऑन वेरी वेल। और एंड में मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट ये था कि उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि 2 घंटे के बीच में हम ब्रेक लेंगे, लेकिन 2 घंटे कैसे गुजर गए वो पता ही नहीं चला। दैट वाज अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। ये नहीं, लेना तो भी बात हो गई चाहिए, टीचर्स की, जिनका 1 घंटा थोड़ा ज्यादा है। लेकिन क्लासरूम में जो बच्चे हैं ना सर, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जैसे अलग अलग जो बच्चे हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करके उनका सीटिंग अरेंजमेंट वैसे नहीं करके, और फिर नहीं, देखिए देखो, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि एक दिन के अंदर 40 बच्चों को आप पहचान लें। लेकिन कभी कभी फेशियल जी एक्सप्रेशन से, ये तो बहुत एक्सपर्टाइज की बात है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 1000 लोगों को गेस कर लेना। सपोज अगर जी जनरली ये मल्टीपल टाइम्स बोलने के बाद में, या मल्टीपल टाइम्स के सेमिनार्स अलग अलग जगह पे ले लिए, अलग अलग सिटीज में जाए, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में जाकर, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा ऐसा हो जाता है कि वो पब्लिक को देखकर ही भाप लेते हैं। यानी वो जब वेटिंग एरिया में बैठे रहते हैं, और वो जब अपनी चेयर पे बैठे थे डाइस के ऊपर, तभी वो देख के समझ लेते हैं कि कौन सी पब्लिक किस माइंडसेट की है। तो वो अपने माइंडसेट को, अपना जो लेक्चर उसको वहीं के भी डिजाइन कर लेते हैं। अगर कुछ बोलना कुछ और चाहते थे, पब्लिक देखकर वो चेंज कर लेते हैं। ज्यादा टोपिया वाले दिख रहे हैं, ज्यादा बुरके वाली औरतें दिख रही है, ज्यादा दाढ़ी वाले लोग दिख रहे हैं, तो वो अपने हो सकता है कि अपने कंटेंट को ही रिवर्स कर देते, कंटेंट को ही चेंज कर देते। ये सब चीजें जो होती है ना, जी वो कहीं ना कहीं आपको धीरे 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 एहसास होगा। तो ये जो क्लासरूम की बात कर रहे हैं ना आप लोग, तो क्लासरूम में जब आप ऐसे तो टीचर जो है ना, यू हैव एडुकेट टाइम, आपके पास में बहुत अच्छा लम्हा होता है। धीरे धीरे आप पर्सनल काउंसलिंग कर कर, पर्सनल मीटिंग्स कर कर, नोट डाउन कर कर, बारीकियों से इंडिविजुअल फोकस कर कर, गौर कर कर, बच्चों को जी बारीकियों से देख कर। देखो, हम कभी कभी देखते हैं किसी को मोहब्बत से देखते हैं तो बहुत बारीकियों से देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि हमको उसके अंदर की कुछ खूबियां देखनी होती, कि कैसे बात कर रहा है, कैसे बात कर रही है, कैसी कर रही है। उस हिसाब से अगर हम बच्चों को कभी कभी देखें ना, तो क्या हो सकता है कि हम धीरे धीरे, हो सकता है कि 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर 40 बच्चों को समझ ही ले कि ये बच्चे कौन सी मेंटल है ना। धीरे धीरे अगर आपको लोगों को देखने का तरीका आ गया ना, तो होगा क्या, कभी कभी ये हमारे साथ में होता है, कभी कभी हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं किससे, तो समझ में आ जाता है हमारे को कौन सा लर्नर है।
कभी कभी कौन से स्कूल ऑफ जी, थॉट जी। का है, तो हम बातचीत के अंदर कभी कभी कर लेते हैं। ये कब होता है, इफ यू हैव इनफ एक्सपीरियंस, आपके पास में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, तब आप कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा लग जाता है कि मैं स्टेज के ऊपर खड़े के बोल देता हूँ कि ऐसा लग जाता है मुझे कि मैं, ये सब एजुकेशन की फील्ड वाले लोग हैं, क्योंकि कभी कभी लॉजिक भी लगाना पड़ता है ना। अरे भाई, आज के जमाने में एजुकेशन की बात सुनने के लिए ज्यादा लोग आ जाते हैं, और कभी कभी मैनेजमेंट वाले जो होते हैं, जनरली सोशल एनजीओ वाले, वो एजुकेशन में ज्यादा काम करते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई मजलिस है जो हमको पता है कि ये ऐसे लोग आ सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये, मुझे तो गारंटी है कि इसमें से मैक्सिमम लोग जो है इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। पब्लिक को लगता है कि सामने वाले के पास में कुछ लॉजिक है, कुछ लॉजिक नहीं है, ये हमने हमारे जो होमवर्क है उसके ऊपर बोल दिए। तो ये जो सारी चीजें तो धीरे 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 ग्रेजुअली आपको पार होती है। द मेन थिंग इज दैट कि यू शुड हैव अ सेंस ऑफ अडॉप्टेबिलिटी। अगर आप अडॉप्टेबिलिटी लाएंगे अपने अंदर, आप अगर माइक्रो लेवल पे थिंकिंग करेंगे, तो माइक्रो लेवल पे थिंकिंग करने वाला इंसान जो है धीरे 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 एक लीडर बन जाता है। और जब वो लीडर बन जाता है तो फिर वो माइक्रो लेवल की बात नहीं करता है, फिर वो ब्रॉडर पिक्चर की बात करता है, और आप बड़े बड़े लेवल पे चले जाते हैं। फिर उसको ऑटोमेटिकली वो बातें समझ में आ जाती है। यानी एक आदमी को, बड़े आदमी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, सेठ होते हैं, अमीर होते हैं, या किसी कंपनी के मालिक होते हैं, वो इतने बेवकूफ नहीं बनते। क्यों? बिकॉज उनको पता होता है, क्योंकि वो जो लेवल पे पहुंचे हुए, वो एक मैक्रो लेवल के ऊपर फोकस करने के बाद पहुंचे। जनरली जी। हम लोग मैक्रो लेवल को भूल जाते हैं। और देखो, 60, आपको 360 दिन मिले हैं बच्चों के साथ में रहने के लिए, आपको उस तरीके से उसको, बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास में बहुत सारे फारिग औकात होते हैं, वो फारिग औकात में हो सकता है कि कुछ दूसरे काम करते होंगे, मोबाइल्स देखते होंगे, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इन लोग नहीं करते, वो अलग बात है। कुछ जो बेहतरीन टीचर्स होते हैं वो करते हैं, दे आर इन दिस फील्ड, और उनको अपने टाइम का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है वो करते हैं। उनके पास बारीक रिकॉर्ड होता है। कुछ जगह पे तो हमने सब चीजें बोले, और कि कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो झूठ बोलते हैं, हम सब करते हैं। भाई सब करते हैं तो कुछ प्रूफ दिखाओ, कुछ भी नहीं उनके पास। बट नहीं, बहुत सारी स्कूलें ऐसी है, बहुत सारे मैनेजमेंट वाले ऐसे बोलते हैं कि वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी डू, हमको कुछ जरूरत ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं इंप्रूवमेंट की। तो उनके अंदर क्या हो गया, उनके अंदर कॉम्प्लेसेंट सिचुएशन आ गई, ओवर सेटिस्फाइड, जो लोग इंप्रूवमेंट कर ही नहीं सकते, वो सब कुछ करते हैं। वी आर गुड, हम इसमें भी है, सब में हम, हालांकि कुछ भी नहीं करते, ऐसे लोग भी हैं। तो जी। आपको आपको लर्नर क्या होता है कि लर्नर जो होता है वो अपने आप को सीखता है, हर अपने आप को इवेलुएट करता है, अपने आप का तज्जिया करता है, एनालिसिस करता है, और उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस से बेटर देने की कोशिश करता है। अगर ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो वो लोग जो है वो दुनिया में ज्यादा तरक्की करते हैं। एंड जो ओवर सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जल्दी से मुत्तफिक हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए तो कुछ जगह ही नहीं। उनके लिए तो फिर वो हमेशा पहले भी राजा थे, अभी भी राजा है, दैट्स इट। फिर उनका मुकाम इट्स क्या होता है वो। वेरी जी, और किसी का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, अभी बाजी ने जो कहे ना सर, वो बिल्कुल ये है कि आपने जो उसके ऊपर रोशनी डाले कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है, तो वो अपनी टीचिंग बच्चे के मुताबिक होती है। आज अगर हम हाई स्कूल को छोड़ दें अगर, तो प्राइमरी जो एजुकेशन चल रहा है उसका सिस्टम अगर हम देखें कि एक क्लास और एक टीचर, तो वहां पर मकसद ये होता है कि टीचर पहले बच्चे को समझ ले कि उनमें कौन से जो है तो अपने पर्सनालिटी के बच्चे हैं, और उसके हिसाब से उनको टीचिंग करे। तो अगर हम जिला परिषद और नगर पालिका की स्कूलें देखें तो वहां पर पीरियड सिस्टम नहीं होता है, वहां पर टीचर को पूरा समझने का मौका मिलता है। अब हमारी स्कूल में भी हमने ऐसा सिस्टम शुरू किए कि 5वीं में हम जिसको सब्जेक्ट देते हैं वो वाला, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको 5वीं में इंग्लिश दिए तो उसको 6ठी में भी और 7वीं में भी वो क्लास को कैरी ऑन करना होता है। यानी एक टीचर जी, 3 साल तक उसको आगे लेके जाता है। फिर 8वीं में जिसको दिए वो 10वीं तक लेके जाता है। तो टीचर को बच्चे को समझने के लिए पूरा मौका मिलता है, और वो धीरे धीरे अपनी टीचिंग को उसके हिसाब से चेंज करते चलता है। बिल्कुल इस तरीके बिल्कुल से सही। जी, आपके आज जो पॉइंट है ये बिल्कुल फिट होते हैं। आपने जो कहा पीपीटी वाला मामला, पीपीटी अगर वो यूज कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि चारों पॉइंट्स उसमें कवर हो सकते हैं। जो बाजी ने भी कहा कि जो तो जैसा ऑडियो भी आ जाता है, विजुअल भी हो जाता है, उसके बाद जो काइनेटिक भी उसमें आ जाते हैं। सारी चीजें हम जब पीपीटी यूज करते हैं तो उसके हिसाब से, और उसमें एक और ये भी एडिशन कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी हमने लेना चाहिए, और टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों की, यानी बच्चों की आंख में आंख मिलाकर अगर वो टीचिंग करता है, और वो तब पॉसिबल है
जब उसको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, तो वो एग्जैक्टली उसमें इम्प्रूवमेंट जो तो क्लास में अपनी कर सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। इन्वॉल्वमेंट, देखो एक एक चीज, जब इंसान खड़ा होता है ना, देखो जब टीचर खड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बोर्ड है, इस तरफ बोर्ड है, मेरे घर में बोर्ड, एक्चुअली मैं टीचर के घर में खड़ा हूँ, तो अगर सब बोर्ड पे खड़ा होता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही दिखा देती है, कम्युनिकेट कर देती है कि वो कितना प्रिपेयर्ड हो गया है। तो ये मतलब जब टीचर्स जब एक क्लास में घुसता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखा देती है कि उसने कितना प्रिपरेशन करके आया है और कितना कॉन्फिडेंट है। और रही सवाल के जो इन्वॉल्वमेंट की, इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप खासतौर पे अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं या उसके सेशंस में है, तो वो क्या करता है, वो एक्टिविटीज करता है। तो हो सकता है कि आपके लेक्चर के सुटेबल या आपके कंटेंट के, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से अगर कोई सुटेबल एक्टिविटीज हो, तो एक्टिविटीज के एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है, कभी कभी कर कर देखना, तो सीखना, जो कर कर जो सीखता है बच्चा, तो कैनेस्थेटिक लर्नर जो उसमें वो बहुत ज्यादा कन्विंस हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा कि जो कभी भी जो स्पीकर्स होते हैं या ट्रेनर्स होते हैं, अच्छे ट्रेनर्स, वो 2 घंटे के सेशंस के अंदर 3-4 बार पब्लिक को उठाते हैं और कभी कभी अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं। ताली बजाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, सामने वाले को ये कीजिए, ये चिट्ठी उठाइए, वो उनके प्लान होते हैं। वो प्लान इसलिए होते हैं कि बोरियत भी नहीं होना चाहिए, एक साथ में एक ही मोनोटस वे में अगर मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी मैच्योर लोग हैं तो आपके लिए ठीक है, लेकिन ये बच्चे अगर छोटे होंगे, तो छोटे वाले लोगों के लिए मोनोटस वे ठीक नहीं होता है, तो वो बच्चे बोर होंगे, बच्चे इधर देखेंगे उधर देखेंगे। और 10वीं का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, तो उनके बीच में कुछ एंटरटेनमेंट जैसी चीजें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो आपकी, तो आपके सब्जेक्ट के रिलेवेंट वाली जो एक्टिविटीज हो, आप उसको प्लान कर सकते हैं, उसकी रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे बोलो, चैट जीपीटी पे बोलो। इस तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद अगर आप जाते हैं, तो बच्चे को भी ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा स्पीकर या बहुत बड़ा टीचर है, जिसने बहुत बड़ी प्रिपरेशन किया हुआ है, और वो सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। जी, अल्तमस सर कुछ पूछ रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर माशाल्लाह काफी इम्प्रेस हुआ मैं आपके आज के सेशन से और बहुत कुछ सीखने भी मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि सर इस सेशन से मैं कनेक्ट कर रहा था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो थ्योरीज मैं पढ़ा था इससे पहले, कि सर अपने जो टीईटी के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर एक सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जी उसके अंदर है सर एडाप्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है जीन पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी में है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। जी जी तो जीन पियाजे जो है सर इसमें ये कहते हैं असिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये दो प्रोसेस से जो है बच्चे के अंदर एडाप्टेशन आता है। जैसे अगर हम किसी बच्चे को बता रहे हैं असिमिलेशन में कि 4 पैर का जानवर बिल्ली होती है, तो बच्चा जब पहली बार ये देखता है, तो फिर अगर 4 पैर का उसे हम डॉग बताएं तो उसे भी बिल्ली समझता है। तो फिर उसमें ये होगा नेक्स्ट प्रोसेस में कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कि अकोमोडेशन वहां पे काम करेगा, पेरेंट या टीचर वहां हेल्प करेगा डिस्टिंग्विश करने के लिए कि देखिए ऐसे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो दिस इज कैट एंड अगर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हो तो दिस इज डॉग। तो इस तरह से ये असिमुलेशन और अकोमोडेशन से क्या हुआ है बोले, ये एडेप्टेशन आ गया, वहां पर टीचर क्या किया वहां पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया। तो ये जो आपका सेशन था सर इसमें बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखी हैं, नोट्स भी बनाया मैंने। अब इसमें जो स्लो लर्नर्स होते हैं और कुछ क्लासेस में हमारे पास तेज लर्नर्स भी होते हैं, तो बाद स्लो लर्नर्स को सर हमें रिपीटेशन के थ्रू चीजें याद करवानी पड़ती हैं हमको। हायर क्लासेस पे ऐसे होते हैं जैसे फार्मूलाज वगैरह, बट जो फास्ट लर्नर्स हैं सर वो तो फर्स्ट इंप्रेशन में याद कर लेते हैं, इसमें कोई हमें मुश्किल नहीं आती पेश। लेकिन सर इसके जो एप्लीकेशंस हैं हायर क्लासेस पे, जो एनएलपी के एप्लीकेशंस है उस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी क्योंकि उस पर होता क्या है सर कि बेसिकली हम एनएलपी का यूज करके प्राइमरी एजुकेशन में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप विजुअलाइजेशन से बहुत चीजें सिखा सकते हैं। बट हो रहा ये है कि सर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, सिलेबस जैसे अपडेट हो रहे हैं, तो उसमें डिफिकल्टी लेवल रेज हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। जी तो बच्चों को यहाँ पर हो रहा क्या सर, अपने को प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस बहुत करवाने पड़ रहे हैं और यहाँ बच्चे पीछे हट जाते हैं, रुक जाते हैं, हार मानते हैं, उनके अंदर इतनी मेहनत की आदत नहीं होती। तो ये जो एनएलपी का मामला है इसको जो है ना एप्लीकेशन बेसिस पर हायर क्लासेस पे थोड़ा सा कुछ काम करने की जरूरत है। जैसे मैंने ये जो टीईटी के पढ़ा हूँ, थेरीज पढ़ा हूँ, ये मुझे प्राइमरी लेवल तक ठीक लगा है, ओके लगा है।
बट जो हाई स्कूल की क्लासेस है जैसे 9th 10th है, उसके बाद बच्चे नीट को जाकर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहां पर बच्चों के पास वो थेरीज को याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता उनको। और फिर ये है कि उन्हें है ना बड़ी बड़ी बुक्स उनके हाथ में रख दी जाती हैं कि अब सबको पढ़ना है। अब उसके पीछे का विजुअलाइजेशन बड़ा बताते बैठे तो वो बोर भी होने लगते हैं कि इस तरह से हाँ इतनी सारी चीजें होती हैं, हमें क्या करना है, हमें बस इतनी थ्योरी याद कर लेनी। वैसे सर माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, बहुत दिनों के बाद मैं सेशन अटेंड कर पाया हूँ आज। और सॉरी भी मैं कहना चाहता था क्योंकि इससे पहले 2-3 सेशन मेरे मिस हो गए थे सर ट्रैवलिंग की वजह से। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर, बिकॉज यू आर ऑर्डिनरी डिजिटल। आप सवाल पूछते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। आपका जो इंथुसियाज्म है और जो लॉजिकल चीजें आप सामने पेश करते हैं, उसके लिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अल्तमश सर जब भी लेक्चर में होते हैं तो वैसे सबका शुक्रिया। आप सबका तो नाम ले सकते हैं, अल्तमश सर, अस्मा मैम, इफ्तिकार सर, असलम सर, नुसरत मैम, जावेद सर, शेख वसीम सर, सिद्दीकी खुशैदा, यास्मीन मैम, जाकिर सर, खासतौर पर जाकिर सर मेरे उस्ताद है। और एक अच्छी स्कूल के अंदर मेरी उम्र से ज्यादा तजुर्बा है सर का, और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ सर का कि सर ने इज्जत बख्शे और मेरे लेक्चर को अटेंड किए। सर को इसकी कोई जरूरत नहीं है माशाल्लाह, और सर एक अच्छी स्कूल के अंदर टीचर है और मैं बचपन से उनको जानता हूँ। मेरे चचा के बहुत अच्छे दोस्त भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और सारे पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसका रिकॉर्डिंग में 1-2 दिन के अंदर यूट्यूब पे डाल दूंगा। आपको अगर बाद में इसको रेफर करना है तो यू कैन रेफर। जज़ाकल्लाह खैर। और किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड दिस सेशन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।